फर्स्ट टाइम इन इंडियन आर्कियोलॉजी और इवन इन द वर्ल्ड आर्कियोलॉजी इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हमने वहाँ सनौली में। और इस एक्सपेरिमेंट में जो चैरियट का पूरा रिमेन्स था उसको हमने एज इट इज़ कट करके प्रिजर्व करके और उसके बाद उसको लिफ्ट किया। जो सनौली के जो चैरियट है दैट इज़ अर्लीस्ट फिजिकल एविडेंस ऑफ द वर्ल्ड। हम महाभारत को पिन पॉइंट डेट नहीं कर सकते क्योंकि कोई इंस्क्रिप्शंस जब तक नहीं है या एक्सकवेशन में हम पिन पॉइंट डेट नहीं कर सकते। ओसीपी कॉपर होर्ड कल्चर जो हमें सनौली में मिला है और पूरे गंगा यमुना दोआब में ये प्रिविलेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि उस समय का जो महाभारत में वर्णित है हीरोइक कल्चर वो कहीं ना कहीं इनके साथ मैच करता है। द होल थ्योरी जिसको हम आर्यन कहते हैं, आर्यन इन्वेजन कहते हैं, इस थ्योरी के पीछे बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व थी कि इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से देखा जाए वेस्टर्न आँखों से। टोटल थ्योरी जो बिल्ड किया गया था वो हॉर्स, चैरियट, वेपन्स और इसके अराउंड बिल्ड किया गया है क्योंकि ये किसी भी हड़प्पन साइट से हमको नहीं मिल रहा था तो उन्होंने ये थ्योरी बिल्ड किया। दूसरा, जब मोहनजोदारो का एक्सकवेशन हो रहा था तो बहुत सारे वहाँ स्केल्टन मिले थे, उसके आधार पे भी उन्होंने ये थ्योरी बनाई कि आर्यंस आए और इसको इन्वेड किया। पूरी आर्कियोलॉजी जो है वो मटेरियल कल्चर पे बेस्ड है, इसमें कोई कंटेमिनेशन ज़्यादा नहीं की जा सकती है, उसका स्कोप नहीं है। Namaste, Jai Hind. You're watching the ANI podcast with Smita Prakash. Thank you for liking, subscribing, and sharing this podcast with people who you think will be interested in these conversations. Today, it's all about India's past. Recent excavations in a place called Sinoli has put a question mark on the Aryan invasion theory. Western scholars claimed that till now, chariots and weapons came to India with the Aryan invasion. But the recent excavations at Sinoli in Uttar Pradesh go back nearly 4,000 years. And here, there are evidences at this archaeological site in Sinoli which show that a warrior tribe once lived around 1900 BCE. And this kind of debunks the Aryan invasion or the Aryan migration theory. To discuss this, we have in our studio Dr. Sanjay Manjul, Joint Director General of the Archaeological Survey of India. We spoke to him about the excavations at Sinoli and Rakhi Gadi and others in which he was involved, including what is termed as the discovery of the century, the Chariot of Sinoli. Dr. Sanjay Manjul, thank you so much for coming to the studio. We have a lot of questions. My team also had a number of questions. पूछने के लिए कि क्या क्या मिला, वी हैव टू फाइंड आउट कि सिलोनी में क्या था, क्या मिला उन्हें, चैरियट मिल गई, चैरियट क्या है, what happened, was it a horse, was it a bull? So we have a lot of questions to ask you and so let's get cracking. पहली बात तो सिनौली में, as I said, there's a lot of should I say curiosity or should I say interest कि क्या मिला है, does it debunk the earlier theories, the new findings that you have found, और कब से यहाँ पे digging start हुई थी, और and when did you really figure out that you're reaching some conclusions which are going to debunk earlier theories? Nice. सबसे पहले मैं thanks कहना चाहता हूँ कि it's a good forum to discuss. I have seen a lot of podcasts of you. I'm really admirer of this podcast. Thank you so much. So thank you very much for calling me. Actually, if we talk about the Sinoli is really a very, very important site in Indian archaeology. Sinoli का जो excavation शुरू हुआ वो 2005-06 पे फर्स्ट टाइम एकाएक पेपर में न्यूज़ आया और वहाँ के विलेजर्स ने कुछ पॉट्स और कुछ चीज़ें उनको मिली थी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम वहाँ एक्सकवेशन के लिए गई एंड दे हैव एक्सकवेटेड 12 months रेगुलरली इन 2005-06 एंड दे हैव गॉट 116 burial. But unfortunately, many of the things missed out.
क्यों, मतलब जब बेरियल मिला तो मतलब देवर वहाँ पे हैबिटेशन था कि बंजर जमीन, व्हाट वाज इट? ये पूरी खेती की ज़मीन खेती है की ज़मीन, जो okay. लोकल लोग खेती कर रहे हैं। हाँ. और उसमें कुछ चीज़ें तो डिस्ट्रॉय भी हुई हैं क्योंकि खेती ऑलरेडी प्रिविलेंट है, अभी आज भी खेती हो रही है उसके चारों तरफ। लेकिन उस एक्सकवेशन में कुछ चीज़ें सही ढंग से पहचानी नहीं गई और कुछ चीज़ें जो एक्सकवेट हुई उसकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो पाई। जब मैं एक्सकवेशन कर रहा था, एक साइट है बरनाबा, जिसको बरनावत भी कहते हैं, जिसका उल्लेख महाभारत में भी है कि लाक्षागृह शायद वहाँ बना होगा। तो वो लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है सनौली से। दिस इज ऑल इन हरियाणा? हाँ, नो, इन यूपी। इन यूपी? इन यूपी। हाँ. तो हम वहाँ एक्सकवेशन कर रहे थे और स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग भी दे रहे थे एक्सकवेशन, हाउ टू डू द एक्सकवेशन, हाउ टू इंटरप्रेट द ऑल आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। तो उस दौरान हम बार बार सनौली और उसके आसपास करीब 40-50 किलोमीटर में एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। ड्यूरिंग दैट टाइम आई रियलाइज़ कि जो सनौली एक्सकवेशन हुआ है उसमें देयर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल अगेन टू डू। फिर हमने एक ट्रायल डिगिंग प्लान किया कि वी हैव टू टेक अ ट्रायल डिग टू नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द साइट विच हैज़ बीन डन अर्लियर। जहाँ वो बेरियल्स मिले थे? यस। ओके. ह्यूमन बेरियल्स थे? क्या थे? ऑल आर ह्यूमन बेरियल्स। तो उसमें क्या था? मतलब आई बिलीव देयर वाज ग्रेन एंड थिंग्स लाइक दैट, कि पॉट, सिरेमिक कुछ मिला? एक्चुअली अगर पूरे प्रोसेस को आप देखें तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, बरियल ग्राउंड, जो लगभग 25 एकड़ के लैंड में फैला हुआ है। और जो पहले एक्सकवेशन हुए थे उससे 100 मीटर डिस्टेंस पे कुछ वाटर बॉडीज़ भी हैं वहाँ पे। तो हमने एक्सप्लोरेशन और उसके दौरान ये प्लान किया कि दिस प्लेस मे बी द इम्पॉर्टेंट प्लेस to see the extension of the burial and we got some luckily 10 बाई 10 मीटर बाई 10 मीटर के ट्रेंच में हमें 3 चैरियट मिले। साथ साथ जो बरियल के लिए पिट खोदा जाता है उस पिट में देयर इज़ अ बॉक्स लाइक कॉफिन, और उसमें 4 लेग थे कॉफिन में, और उसमें ये डेड बॉडी को रखा गया था। और उनके साथ बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बरीड की गई जो ऑफरिंग के तौर पे, क्योंकि जब वो दूसरी दुनिया में जाएं तो उनको वहाँ वो सारी चीज़ें मिले जो इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया में। ये तो जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में और हड़प्पन सिविलाइजेशन में तब भी वैसे ही किया जाता था। कंटेम्परेरी, मोस्ट ऑफ द कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन में लगभग इसी तरह के प्रोसेस, बरियल प्रोसेस। तो आपने उसको डेटिंग की उसकी? ऑफ कोर्स AMS और C14 डेट जो हमने किया उसमें 2200-2300 BC से लेके और 1800 BC तक के डेट्स हैं वहाँ पे, और ये बरियल प्रोसेस होते रहे। तो जो एक एक बरियल था वो इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि वो बरियल है, बरियल तो हड़प्पा में भी मिले हैं और हड़प्पन साइट्स में भी हमने बरियल, कालीबंगा में, राखीगढ़ी में, बहुत सारे प्लेसेस पे बरियल एक्सकवेट किया है जो अर्लियर देन सनौली भी है और कंटेम्परेरी टू सनौली भी है। बट सनौली ग्रेव इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि उसमें जो ऑफरिंग की गई है उसमें चैरियट है, उस ऑफरिंग में शील्ड है, उस ऑफरिंग में चेस्ट शील्ड है, उस ऑफरिंग में हेलमेट है, उस ऑफरिंग में तलवार है, उस ऑफरिंग में मशाल है। सो ये, और साथ साथ जो पॉट उसमें रखे गए हैं उसमें ग्रेन्स, लिक्विड और चीज़ें भी ऑफर की गई हैं। तो ये सिग्निफिकेंट क्यों होता है, ये समझाइए हमें। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में इस तरह के बरियल अभी तक एक्सकवेट ही नहीं हुए थे, और इस एक्सकवेशन के बाद आप उसके दूसरे पक्ष को देखें तो वो सामाजिक स्थिति को दिखाता है, बिलीफ को दिखाता है, सामाजिक बिलीफ को दिखाता है। सेटलमेंट में अगर चैरियट है तो उसको बनाने वाले भी होंगे, उसको जानने वाले भी होंगे, उसको यूज़ करने वाले भी होंगे। अगर वेपन्स है तो इट्स इंडिकेट द वॉरियर ऑल्सो कि योद्धा है। हाँ, योद्धा है। तो अगर आप कंटेम्प्रेरी लिटरेचर देखें, आइदर इन द वैदिक लिटरेचर और द लेटर वैदिक लिटरेचर लाइक महाभारत, रामायण, वॉरियर के बिना तो कुछ है ही नहीं। पूरा इंडियन हिस्ट्री
वॉरियर, वेपन्स और योद्धाओं के बिना आप पढ़ ही नहीं सकते जी। इन अदर कंटेंट अगर पार्ट आप देखें तो जो इंडियन हिस्ट्री को या इंडियन आर्कियोलॉजी को जो नरेट किया गया वो ये कहा गया कि यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं थी, इसलिए जब चैरियट इंडिया में आया हिटाइट और उसके बाद जब चैरियट इंडिया में लाया गया वेपन्स के साथ साथ, तब हमने जाना कि युद्ध क्या होता है और टेरिटरी क्या होती है। और तो द आइडिया वाज कि चैरियट्स इंडिया में थे नहीं, तो जो हम लोग बचपन से जो पढ़ते आए हैं माइथोलॉजी के बारे में, इसलिए उसे डिबंक किया जाता था कि ये तो होता ही नहीं था इंडिया में, क्योंकि ये तो आर्यन सिविलाइजेशन लेके आया, ये इंडिजिनसली इंडिया में था नहीं। पर सनौली में जो आपने पाया वो दैट प्रीडेट्स द आर्यन पीरियड। बिल्कुल। अब आप देखें द होल थ्योरी जिसको हम आर्यन कहते हैं, आर्यन इन्वेजन कहते हैं या आर्यन माइग्रेशन कहते हैं लेटर ऑन, ये थ्योरी कैसे बनाई गई। इस थ्योरी के पीछे बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व थी कि इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से देखा जाए वेस्टर्न आँखों से। इसलिए एक बेंचमार्क फिक्स किया गया कि ये जो आर्यन थ्योरी बनाई गई वो 1500 बीसी के आसपास अगर आप देखें तो कहेंगे कि 1400-1500 बीसी के बाद आर्यंस आए और उसके बाद वेद लिखा गया, उसके बाद लेटर वैदिक टेक्स्ट आए, और उसके पहले जो चीज़ें थी वो इंडिजिनस थी और उसमें वेदों का कोई मतलब नहीं था निश्चित रूप से, क्योंकि एक बेंचमार्क बनाया गया। उस बेंचमार्क ने तो जो भारत के जो मूल निवासी हैं वो भी एक टर्म कंट्रोवर्शियल है, बिल्कुल पर मतलब कि प्री आर्यन एज में ना हमारे पास किताबें थीं, ना हमारे पास लिखने का साधन था, ना हमारे पास चैरियट्स थी, ना घोड़े थे, ना हमारे पास शील्ड्स थी, ना हमारे पास तलवार था। बिल्कुल। हाँ, ये दिस वाज द आर्यन एक्सप्लेनेशन। यस। ओके। तो अगर आप देखें जो अभी जितने भी रिसर्चेज हो रहे हैं या जो साइट एक्सकवेट हुए हैं और इंडियन क्रोनोलॉजी को देखें, इंडियन साहित्य को देखें, इंडियन तो और हमारे यहाँ जो एक परंपरा है उस परंपरा को भी अगर आप देखेंगे तो साफ दिखता है कि उसकी एक कंटिन्यूटी है, उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है उस कंटिन्यूटी में। इसलिए आज हम ये मानते हैं कि जो वैदिक कल्चर है और वैदिक कल्चर में जो कुछ नरेट किया गया है, पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि सरस्वती से सिंधु के बीच की का जो पूरा लैंड था वो लैंड वैदिक कल्चर में डिनोट होता है। वही सारे रिवर्स उसमें वेद में नरेट किए गए हैं। खासकर आप देखेंगे सरस्वती को 70 टाइम्स बोला गया है, सिंधु को 40 टाइम्स बोला गया है। कहाँ पर? वेद के ऋचाओं में। और सरस्वती का नामो निशान नहीं है। हाँ, नहीं, सरस्वती को हमने उस समय लोगों ने इसको कहा ये मिथिकल रिवर है। हाँ। लेकिन वो जो सरस्वती का बेड है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ। बेड, और उसके किनारे किनारे हमें एंशिएंट सेटलमेंट्स, हड़प्पन सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं, तो हड़प्पा और जो सरस्वती यानी इंडस सरस्वती का जो बीच का एरिया था वो फर्टाइल प्लेन था और वहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन के सारे साइट्स हमको मिलते हैं। आप सरस्वती के किनारे किनारे सारे साइट्स मिलते हैं, लगभग हर 5-10 किलोमीटर के बाद एक साइट आपको मिलेगा। हजारों साइट, 1200 से ज़्यादा साइट आप इंडियन सरस्वती के किनारे अभी तक ट्रेस हो चुके हैं, और जिसके कई साइट एक्सकवेट हुए हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, बिंजौर जो पाकिस्तान बॉर्डर तक है, उसके बीच में अनेकों साइट, गुजरात से लेके राजस्थान से लेके ऊपर हरियाणा उत्तर प्रदेश तक वाला एरिया है। बिल्कुल। और इधर फिर कोस्टल एरिया में आप चले जाएं, गुजरात कोस्ट में तो धौलावीरा जैसे साइट्स हैं,
और उस लोथल है, बहुत सारे कालीबंगा, sites है। लोथल सब। कालीबंगा आपको राजस्थान में हाँ। जहाँ सरस्वती और दृश्वतवती रिवर मिलती है वहाँ पे कालीबंगा है। हाँ। और उसके आगे जब जाती है तो बिंजौर है और कई ऐसे साइट, जी। बरौर है, बिंजौर है और ऐसे कई साइट्स वहाँ हाँ। पे जिसमें कालीबंगा एक महत्वपूर्ण साइट है जिसको हम सिटी साइट कह सकते हैं, अर्बन साइट कह सकते हैं। हाँ, जहाँ पे वो सूएज वगैरह उनके बिल्कुल plants बिल्कुल थे। वहाँ हाँ। अर्लीस्ट फार्मिंग और उसके एविडेंसेस वहाँ पे मिले हैं, ड्वेल फार्मिंग के एविडेंस वहाँ मिले हैं। पहली बार हमें खेत में फैरो मार्क्स मिले थे कालीबंगा उसका में। मतलब प्लाउ था उधर। हाँ, प्लाउ था। और वैसे ही जो राखी पर गढ़ी प्लाउ साइट नहीं है, मिला कोई। नहीं, प्लाव के मॉडल्स मिले मॉडल्स हैं। मिले हैं, क्योंकि हाँ। नॉर्मली सील में? क्या, हाँ नहीं, सील में नहीं, टेराकोटा मॉडल्स टेराकोटा, मिले हैं। ओके। और सील में प्लाव जैसा नहीं मिला है, लेकिन सील में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिपिक्शंस हैं जिसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ट्रेड में कितना इन्वॉल्व थे हड़प्पन्स, और वो ट्रेड रूट कहाँ तक, क्योंकि मेसोपोटामिया में और उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ सील्स मिले हैं। हाँ। बहरीन में हमें इंडस सेटलमेंट मिला है हमें। तो ऐसे पूरा ट्रेड लिंक भी अगर देखें तो हमारा बहुत उन्नत था उस समय। ये टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो 2600 से लेके और 2000 बीसी तक ये अपने पीक पे था। पर जब आपने ये सब किया, एक्सकवेशन किया इन एरियाज में हड़प्पन, तब तो कोई कंट्रोवर्सी उठा नहीं, पर जब सिनौली की बात उठती है तब ये पूरा आर्यन माइग्रेशन, आर्यन इन्वेजन थियोरी जो है वो उलट पुलट हो जाता है। ज़रा ये समझाइए कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बात, टोटल थ्योरी जो बिल्ड किया गया था वो हॉर्स, चैरियट, वेपन्स और इसके अराउंड बिल्ड किया गया। ये पूरी थ्योरी बिल्ड की गई थी कि आर्यन, क्योंकि ये किसी भी हड़प्पन साइट से हमको नहीं मिल रहा था, इन चीज़ों को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने ये थ्योरी बिल्ड किया। दूसरा, जब मोहनजोदारो का एक्सकवेशन हो रहा था तो बहुत सारे वहाँ स्केल्टन मिले थे, उसके आधार पे भी उन्होंने ये थ्योरी बनाई कि आर्यंस आए और इसको इन्वेड किया और फिर ये। तो इस थ्योरी के कंट्राडिक्टरी क्या हुआ, जब ये चैरियट मिला तो अस्को परपोला और जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये पहले कहा था कि 1400-1500 बीसी में आर्यन यहाँ आए, उन्होंने तत्कालिक रूप में, जैसे आनंद फानन में उन्होंने अपनी थ्योरी चेंज की। उन्होंने कहा कि नहीं, हो सकता है कि ये जो माइग्रेशन है, आर्यन माइग्रेशन 2000 बीसी और 1800 बीसी के आसपास हुआ होगा। तो ये जो हरिडली इम्पैक्ट हुआ वेस्टर्न स्कॉलर्स के बीच में, हरकम मच गया कि ये क्या मिला। ये ऐसी चीज़ें मिल गई जो पूरी थ्योरी को अभी तक जो बिल्ट हुआ था, जितनी चीज़ें लिखी गई थी उसको तो बिल्कुल ख़त्म कर रहा था। ये एक नई चीज़ आ रही थी। तो कई लोगों ने, कई स्कॉलर्स ने ये कहा कि नहीं, ये चैरियट तो हो ही नहीं सकता, ये तो कार्ट है, चैरियट नहीं है। अच्छा, कार्ट का मतलब जो मवेशी है, हाँ, उसके साथ जुड़ा हुआ, हाँ, कार्ट। लेकिन चैरियट जो है वो सिर्फ घोड़े के साथ, हाँ, घोड़े के साथ होता है। दूसरा, चैरियट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि उसका जो शेप है ये स्मॉलर साइज होता है। वॉरियर के लिए चैरियट डेवलप हुआ और चैरियट का इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड, चाहे वो आपको हिटाइट का वॉर हो, हिटाइट और रेमसेस का वार हो, जो कुडोस का वार हम कहते हैं, उसकी पूरी थ्योरी चैरियट पे है। उसका जो जीत हुई वो लाइटर चैरियट और ज़्यादा चैरियट था, उसकी जीत हुई। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखें तो लगभग 2000 बीसी के आसपास जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का, हड़प्पन्स कार्ट भी डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे 2000 तक आते आते चैरियट भी डेवलप होने लगा। जब चैरियट डेवलप हुआ तो लॉन्ग डिस्टेंस वॉर डेवलप होंगे, क्योंकि तब तक आप शॉर्टर डिस्टेंस पे वॉर कर रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है। तो जब शॉर्टर डिस्टेंस पे होगा तब आपके पास इतने इम्पॉर्टेंट वेपन्स की ज़रूरत नहीं है, तब आप सिर्फ कुछ वेपन्स के सहारे भी आप कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही चैरियट डेवलप हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस वॉर डेवलप हुआ, तो सिनेरियो बदला क्योंकि छोटे छोटे जो कबीले होंगे वो एक साथ संगठित भी होने लगे
और ये आपको बहुत अच्छा रिफ्लेक्शंस वैदिक टेक्स्ट में भी दिखाई देता है। 10 राग युद्ध की आप बात करें तो 10 राजाओं का युद्ध जो 10वें मंडल में है, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि उस समय तक आते आते चैरियट डेवलप हो गया, और चैरियट डेवलप हुआ तो लॉन्ग डिस्टेंस वॉर भी डेवलप हुए और नए टेरिटरी एक्युपाई करने की का सिलसिला जारी हुआ। और लेटर टेक्स्ट अब अगर आप देखें जैसे महाभारत, तो उसमें क्लियर दिखाई देता है कि मल्टीपल टेरिटरी के लोग आकर एक जगह युद्ध कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो डेवलपमेंट है इंडियन सोसाइटी का और इंडियन डेवलपमेंट का, अर्बन सोसाइटी से लेके डिक्लाइन, लिटिल बिट ऑफ डिक्लाइन, और फिर से एक बार एकजुट होना, अर्बन सोसाइटी डेवलप होना, और बाद में साम्राज्य का डेवलपमेंट, ये इसका एक पूरा पैटर्न दिखाई देता है। आप महाभारत का जिक्र कर रहे हैं, पर जो इसमें भी डिवीजन आ जाता है ना, तो स्कॉलर्स जो कहते हैं कि इट इज़ अ मिथ, कोई प्रूफ नहीं है। अब आप बात करते हैं कि महाभारत में चैरियट्स थे, सो हाउ डू यू डिफाइन इट? एक तरफ साइंटिफिक थियोरीज होती हैं, एक तरफ और उस तरफ ही आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है। जो साइंटिस्ट है वो तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स से जाएंगे, दूसरी तरफ कल्चर, ट्रेडिशन, स्कॉलर्स वो भी हैं, एक साइंटिफिक स्कॉलर्स हैं, एक तरफ आप पॉलिटिकल स्कॉलर्स भी आ जाते हैं, एक तरफ आप ट्रेडिशनल स्कॉलर्स भी आ जाते हैं। इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है इन ग्रुप्स में, तो आप महाभारत को कहाँ डालते हैं इस सब में? महाभारत अगर आप पूरा मिथ है, लेजेंड है, साइंटिफिक प्रूफ है, क्या है? देखिए, दो चीज़ें। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है, टोटलिटी में हमें उसको देखना होगा। वो एक हिस्टोरिकल लिटरेचर नहीं है। हमको उसमें से हिस्ट्री निकालनी है, उसमें से फ़िलॉसफी निकालनी है, उसमें से ज्योग्राफी निकालनी है, क्योंकि वो जो इंडियन स्कॉलर्स के लिखने का जो तरीका था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। जो वेस्टर्न स्कॉलर्स के लिखने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, वो हिस्ट्री लिखने का तरीका था। हमारे यहाँ हिस्ट्री को और फिलॉसफी को ऐसे इमलगमेट करके लिखने का तरीका था जिससे आम आदमी के मन में वो चला जाए। और यही कारण है कि आज भी महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ, वेद जैसे ग्रंथ, उसकी कंटिन्यूटी है आज तक। और इसकी ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है, और कैसे हम इसको साइंटिफिक उसके साथ कैसे देखें ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रोफेसर बीबी लाल ने इस पे काम करना शुरू किया, और उस समय महाभारत के जो उन्होंने डेट दिए वो लगभग 1000 से 900 BC के आसपास का उन्होंने डेट दिया। उसका कारण ये था कि जिस साइट, जो साइट इम्पॉर्टेंट साइट महाभारत में जिसका जिक्र है, उन साइटों को उन्होंने एक्सप्लोर किया, कुछ साइट को एक्सकवेट किया, जैसे हस्तिनापुर जैसे साइट को एक्सकवेट किया, और वहाँ जो उनको अर्लीस्ट पॉटरी मिला उसके आधार पे उन्होंने उसका डेट प्रपोज किया कि 1000 से। और लेकिन एक सब कॉन्शस मन में एक ये बात थी कि वो जब भी होगा 1400-1500 BC के बाद होगा, क्योंकि वेद का डेट 1400-1500 BC से ऊपर आप नहीं सोच रहे थे। तो वो निश्चित रूप से उसके बाद आ रहा था। एक सब कॉन्शसनेस में वो थ्योरी कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रही थी। लेकिन जब सनौली जैसे साइट एक्सकवेट होते हैं तो निश्चित रूप से एकाएक थॉट प्रोसेस चेंज होता है कि हमारे पास तो सब कुछ था, हमारे पास हॉर्स भी है, क्योंकि जो चैरियट है कितने हजार साल पहले, 3000, 4000? हाँ, ये लगभग आप 2000 BC, 1800 से 2000 BC के बीच में ये चैरियट आ जाता है। और जब 4000 years, हाँ, 4000 years ago अराउंड। और आप महाभारत को कहाँ रखते हैं? अगर हम उससे रिलेट करते हुए हम दो चीज़ महाभारत को डेट करने या महाभारत के कल्चर को समझने की, हम महाभारत को पिन पॉइंट डेट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई इंस्क्रिप्शंस जब तक नहीं है या एक्सकवेशन में हम पिन पॉइंट डेट नहीं कर सकते। लेकिन महाभारत में जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, जो हीरोइक कल्चर दिखाई देता है, और अलग अलग रीज़न से जो लोग महाभारत में पार्टिसिपेट करके आ रहे हैं, उनका जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस है, उन सब चीज़ों को अगर आप एसेस करें,
फिर आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप उसको देखें कि जो ज्योग्राफी महाभारत में है, उस ज्योग्राफी में जो साइट्स मिल रहे हैं, उस साइट के कल्चरल एफिनिटी का नेचर क्या है, क्या वो नेचर महाभारत में जो वर्णित है उसके नेचर के साथ, कल्चरल नेचर के साथ क्या टैली कर रहा है। अगर हम ये देखने की कोशिश करते हैं तो ओसीपी कॉपर होर्ड कल्चर जो हमें सनौली में मिला है और पूरे गंगा यमुना दोआब में ये प्रिविलेंट है। जगह जगह आपको कई बार आप देखेंगे कि वेपन्स मिल रहे हैं, कॉपर के होर्ड वेपन्स मिले। ये क्या है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि उस समय का जो महाभारत में वर्णित है हीरोइक कल्चर, वो कहीं ना कहीं इनके साथ मैच करता है, इस डेटिंग के साथ मैच करता है। सो दिस कॉपर वगैरह ये सब ये पोस्ट हड़प्पन बट प्री आर्यन है। हाँ, नहीं, आर्यंस को के नाम को आप भूल जाइए। अच्छा, पहले भूल जाइए सबसे पहले। हाँ। क्योंकि जो हड़प्पन है, हड़प्पन की कंटिन्यूटी आपको अपर गंगा यमुना दोआब में मिलनी शुरू होगी, क्योंकि दृश्वतवती और सरस्वती और उससे और उसकी सहायक जो नदियां हैं वो यमुना के बहुत क्लोज थी। और कभी यमुना का कोर्स भी ऑल्टर हुआ है। तो इनको आसान था यमुना और गंगा के फ्लड प्लेन में को एक्युपाई करना, और इसलिए गंगा का 4 बार जिक्र है वेदों में। तो जो माइग्रेशंस हुए, कुछ माइग्रेशंस उधर हुए, डिफरेंट एरिया में माइग्रेशंस हुए होंगे, लेकिन कुछ माइग्रेट करके अपर गंगा यमुना दोआब भी उन्होंने एक्युपाई किया। लोकल इंडिजिनस कल्चर के साथ भी उनका इमल्गमेशन हुआ। ऐसे कई साइट्स हैं, जैसे हुलास के एक्सकवेशन में हमें दिखाई देता है। लोकल इंडिजिनस क्या था उस वक्त? लोकल इंडिजिनस कुछ जो छोटे छोटे सेटलमेंट रहे होंगे जो लोकल रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे। फॉरेस्ट रिसोर्स, क्योंकि वहाँ पे और क्या हो सकता है? फॉरेस्ट हो, क्योंकि एग्रीकल्चर तो था नहीं अभी ना, वो तो सिर्फ गंगा यमुना के दोआब एरिया में था। लेकिन अगर आप इस तरफ और ईस्टर्न आ जाएं, सनौली किस तरफ पड़ेगा? ईस्टर्न पड़ेगा थोड़ा। हाँ, यमुना के 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। फिर तो एग्रीकल्चर हो गया। फिर पूरा एग्रीकल्चर लैंड था और फॉरेस्ट भी था। तो बहुत अच्छा हैबिटेशन के लिए बहुत अच्छा इलाका था ये। तो सवाल ये उठता है कि हर की खेती होगी वहाँ पे? बहुत सारे, किसी भी चीज की खेती हो सकती थी वहाँ। आज भी हर तरह की खेती, कोई ग्रेन या कुछ बिल्कुल। हमें राइस के एविडेंसेस मिले हैं, दाल के एविडेंसेस मिले हैं। तो वहाँ खेती तो हो ही रही थी उस समय भी। लेकिन अब सवाल उठता है कि फिर हड़प्पन्स ने सरस्वती और उसको क्यों एक्युपाई किया, सेमी एरिड जोन में क्यों एक्युपाई कर रहे हैं? वो इसलिए कि जो सेमी एरिड जोन था वो सेफर जोन है, क्योंकि वहाँ पे आपको कल्टीवेशन के लिए लैंड भी है, रिसोर्सेज भी हैं, और आपके ट्रेड के लिए डिफरेंट रूट्स भी थे। तो इसलिए सरस्वती और इंडस के बीच का एरिया अर्लियर हैबिटेशन के लिए उपयुक्त था। पर जब सरस्वती का पानी सूख रहा था तो जो हड़प्पन्स थे वो ईस्टर्न साइड में क्यों नहीं आए? जिस तरह सनौली वगैरह है, इस तरफ क्यों नहीं आए? नीचे क्यों नहीं आए? कालीबांगन और लोथल वगैरह इस तरफ क्यों नहीं आए? क्यों वो सिविलाइजेशन खत्म हो गया? नहीं, सिविलाइजेशन तो खत्म नहीं हुआ। ये एक कल्चरल इमल्गमेशन है। कि कुछ लोग निश्चित रूप से गंगा यमुना दोआब में आए, और ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ हड़प्पन्स और ओसीपी कल्चर का ओवरलैप मिलता है, दोनों साथ साथ मिलते हैं। तो अपर गंगा यमुना दोआब को हड़प्पन्स ने एक्युपाई किया, लेट हड़प्पन फेज में भी और मैच्योर हड़प्पन फेज में भी एक्युपाई किया, और इसलिए उसके रिसोर्सेज को भी वो यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, आप जो कह रहे हैं, जैसे हम लोग, आई एम नॉट एन आर्कियोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, मैं सिर्फ लेमैन की तरह बोल रही हूँ कि जब हम लोग स्कूल बुक्स में पढ़ते थे हमें बताया गया था कि हड़प्पन खत्म हो गया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंडेड, इट वाज ओवर। तो अब आप कह रहे हैं कि न्यू फाइंडिंग्स शो दैट इट डिडंट एंड, इट अमेलगमेटेड इनटू अनदर सिविलाइजेशन और कंटिन्यूड इनटू अनदर, ये कह रहे हैं आप? यस। एक्चुअल जब माइग्रेशन होता है तो वो एक फ्रेगमेंट में माइग्रेशन होता है। आज भी आप पंजाब या उसके माइग्रेशंस को देखें तो कुछ लोग वहीं, आपको बुजुर्ग वहीं दिखेंगे जी, लेकिन कुछ यंगर जनरेशन माइग्रेट कर जाती है। कुछ
तो 100% एक बार माइग्रेशन नहीं होता हाँ, है, ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस अनलेस देयर इज अ कॉन्कर। यस कॉन्कर हो या कोई डिजास्टर हो, तभी 100% एकाएक माइग्रेशन होता है, अदरवाइज। लेकिन ये इतने 6000 किलोमीटर तक एक बार तो माइग्रेशन नहीं होगा, एक बार तो ख़त्म नहीं होगा। तो ये साइट्स धीरे धीरे एबेंडेंट हुई, क्योंकि कुछ रिवर फ्लडेड हो रही थी, एरिडिटी आ रही थी, और कुछ में डिपोजिशन हाई हो रहा था। जैसे आप सरस्वती रिवर में जो सिल्टेशन बहुत हाई हो गया, क्योंकि जो ऊपर का पार्ट था पोंटा साहिब के पास, और उसमें जब अर्थक्वेक से फिजिकल चेंजेस हुए तो लिंकेज जो है ग्लेशियर से वो बंद हो गया, और वो धीरे धीरे सीजनल रिवर बन के रह गई। यही कारण है कि धीरे धीरे रिवर सूखने लगी, और जो क्लाइमेटिक कंडीशन भी क्या हुआ, धीरे धीरे हार्श होने लगा, ड्राई होने लगा, जिसके कारण माइग्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ। पर सिंधु नदी से कोई सिंधु नदी और उसके आसपास के जो एरिया थे, एक तो पहला कि जो लॉन्ग ट्रेड था, वो लॉन्ग ट्रेड थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि आप कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, चाहे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, उसके वहाँ भी चेंजेस आए एरिडिटी के कारण, और वहाँ भी लॉन्ग डिस्टेंस वॉर शुरू हुआ। तो जो ये ट्रेड कॉन्टेक्ट था वो बहुत इफेक्टेड हुआ, और धीरे धीरे वो हड़प्पन के ट्रेड कॉन्टेक्ट भी बंद हुए। दूसरा क्लाइमेटिक चेंज, जब ड्राई सीज़न आता है तो कई बार बाढ़ भी आएगा, क्योंकि जब बारिश आएगी तो फ्लडेड हो जाएगा, और तो बहुत सारे फैक्टर जो है उसके साथ काम कर रहे थे उसके डिक्लाइन के लिए, और अलग अलग एरिया एक्युपाई किया लोगों ने। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर रॉ मटेरियल, कॉपर का रॉ मटेरियल अगर राजस्थान के खेतरी में है, या तो जो कॉपर बनाने वाले लोग हैं वो दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको रिसोर्स के नज़दीक रहना है, तो उनका माइग्रेशन उस तरफ होगा, उस कम्युनिटी का। अगर बीड बनाने वाले हैं तो अगर गुजरात और उसमें सेमी प्रीशियस बीड अवेलेबल है तो उनका कांटेक्ट वहाँ से है, तो माइग्रेशंस ऐसे होंगे। तो माइग्रेशन के सिस्टम को समझना ज़रूरी है कि कैसे फ्रेगमेंट हुआ होगा। और तो जो सिनौली में जो आपको चैरियट मिला है, वो आपने कैसे डेट किया कि ये इंडिजिनस चैरियट है और ये बाहर से नहीं आया गया? क्योंकि जब इतने सारे इन्वेजन्स हुए, चाहे वो स्टेपी से आए या फिर टर्किश इन्वेजन, मंगोल्स जो भी आए, ये उनका चैरियट नहीं है, ये इंडिजिनस मतलब कि भारत के जो मूल निवासी हैं उनका चैरियट है। ये कैसे पता लगा? एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जिस समय हड़प्पन्स यहाँ 2 व्हील कार्ट बना रहे थे, उस समय मेसोपोटामिया में 4 व्हील कार्ट चल रहा था। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग सिस्टम हमारे यहाँ जो है वो 3000 और इवन अर्ली शुरू हो चुका था, और हम जो कार्ट भी बना रहे थे वो भी 2 व्हील कार्ट था। तो 2 व्हील कार्ट फास्टर होता है। हाँ, फास्टर होगा, और दूसरा टेक्नोलॉजी, बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आ गई थी, तो फिर चैरियट में कन्वर्ट होना बहुत इजी था। तो यही कारण है कि यहाँ आसानी से चैरियट में कन्वर्ट हुआ, और जो सनौली के जो चैरियट है, दैट इज अर्लीस्ट फिजिकल एविडेंस ऑफ द वर्ल्ड। यस, सो देयर इज नो कंटेम्परेरी चैरियट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ओनली सम ऑफ द डिपिक्शन ऑन द पॉटरी, और उसमें डिपिक्शन 1800, 1900, 2000 BC तक दिखाई देते हैं कंटेम्परेरी वर्ल्ड में। तो वो चैरियट जो है वो स्पोक्स वाला चैरियट है कि नॉर्म? हाँ, नहीं, दो जो डेवलपमेंट है उसमें स्पोक डेवलप हो रहे थे। अर्ली डेवलपमेंट में स्पोक सिर्फ 4 स्पोक बने, फिर मल्टीपल स्पोक्स में डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जो अर्ली चैरियट हैं उसमें सॉलिड व्हील, लेकिन स्पोक के इंडिकेशंस आने शुरू हो गए थे। और वो किस चीज़ का बना था? वो ये लकड़ी का बना था। लेकिन जो सनौली में चैरियट मिले हैं उसमें कॉपर के इनले किए गए हैं, डिज़ाइन किया गया है। तो ये रॉयल चैरियट था, क्योंकि कॉपर की डिज़ाइनिंग थी। उसका जो चेसी है, डी शेप चेसी होता है वॉर चैरियट का, चेसी में भी लकड़ी के ऊपर कॉपर लगाए गए हैं। और इंडिजिनस चैरियट इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें जो एक सेफ्ट है, पोल है, जिसमें छत्र लगाए जाते थे, वो सिर्फ इंडियन चैरियट में ही दिखाई देता है। कंटेम्प्रेरी किसी भी चैरियट में वो दिखाई नहीं देता है।
दूसरा जो चैरियट बनाने की टेक्निक यहाँ पहले डेवलप हो रही थी. अगर आप डेट भी देखें तो इट्स आइदर कंटेम्परेरी और प्री डेट टू द वर्ल्ड चैरियट. सेकेंडली जो वर्ल्ड अभी तक जो फिजिकल चैरियट है, दिस इज द फिजिकल चैरियट में ओल्डेस्ट फाइंडिंग है. कि बाकियों में सिर्फ एनग्रेविंग्स या डिपिक्शंस है, पॉटरी में एनग्रेविंग है. और 1600-1700 BC तक आते आते फिजिकल चैरियट वहाँ मिलना शुरू होता है. ऐसे कैसे हुआ कि 4000 साल पुराना लकड़ी का चैरियट बारिश की वजह से या फिर इरोजन की वजह से गल क्यों नहीं गया? कैसे उन्होंने, मतलब कोई प्रिजर्व तो किया नहीं उन्होंने? वो बिल्कुल गल गया. बिल्कुल गल के मिट्टी हो गया. हाँ. बट ये एक्सकेवेशन टेक्निक्स जो हमने इवॉल्व किए थे, जो पहले नहीं हो पाया, वो टेक्निक हमने एक्सकेवेशन में किया. और इसका 2 कारण था. एक, जो इसमें कॉपर की डिज़ाइनिंग की गई थी, वो एक ऐसा एविडेंस था जिसके आधार पे हमने उसको एक्सकेवेट किया बड़े सावधानी से. क्योंकि एक्सकेवेशन टेक्निक में अगर कोई चीज़ खड़ी रखी हुई है तो उसको एक्सकेवेट करना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है अगर वो डिकम्पोज है तो. यहाँ लकड़ी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था, लेकिन पूरे चैरियट में इनले किए गए थे कॉपर के. वो साबुत थे. इसके कारण से हम चैरियट हमें मिल सका. और इससे तो मतलब वो ढांचा पूरा चैरियट का मिला इन सिटू. और ये इंडिकेट करता है कि चैरियट हमारे यहाँ पहले से भी रहे होंगे. इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी शुरू हो गया होगा, लेकिन जो लकड़ी का था वो तो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था. तो जो लोग कहते हैं कि महाभारत जो है वो एक वर्क ऑफ फिक्शन है, मतलब सम ऑफ इट माइट बी फिक्शन, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट महाभारत में चैरियट्स थे, युद्ध होते थे उस वक्त. ये सब इस चैरियट के माध्यम से हमें पता लगा कि घोड़ों के चैरियट्स थे, घोड़े और लगाम और व्हील्स वाले चैरियट्स उस वक्त थे. बिल्कुल. इज दैट व्हाट? बिल्कुल. अब दसराग युद्ध में भी चैरियट है. हाँ. क्योंकि चैरियट से ही लड़ाई हुई. दसराग युद्ध. और उस वैदिक सिविलाइजेशन में अश्विन नाम के भी एक गॉड हैं. हाँ. जो डायरेक्ट हॉर्स से रिलेट होता है. तीसरा, जब हम चैरियट की बात करते हैं तो इंडियन साइड में चैरियट आसानी से मिलेगा नहीं एक्सकेवेशन में, क्योंकि चैरियट लकड़ी का बना होता है. लेकिन ये एक्सेप्शन है, चूँकि ये रॉयल चैरियट था इसलिए इसमें इनले कॉपर के थे, इसलिए हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए. लेकिन ये एक बेंचमार्क है जिससे हम समझ सकते हैं कि इस डेट तक तो चैरियट हमारे पास निश्चित रूप से था. दसराग युद्ध या फिर रामायण, या जो आप 10 रथ का अर्थ ही ये है कि 10 रथों का मालिक, यानी जिसके पास रथ होता था दैट्स अ रॉयल. क्योंकि रथ होना अपने आप में एक बड़ी चीज़ थी. तो राजाओं का नाम भी 10 रथ अगर था तो उनको 10 रथ के नाम पे ही दशरथ बने. तो राम दशरथ. तो और ऐसे नाम जो है 10 रथों का नाम जो है वो मेसोपोटामिया के सीलिंग्स पे भी मिलते हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात. और वेदों में क्लियर कट रथ बनाने की पद्धति दी गई है. कौन सी लकड़ी यूज़ होगी उसका नरेशन है वेदों में. तो रथ का कितना इम्पोर्टेंस था ये हम समझ सकते हैं. और इसीलिए देखिए सूर्य की रथ, सूर्य को भी रथ के साथ दिखाया जाता है. और वैदिक उसमें 5 घोड़ों का रथ की भी चर्चा होने लगती है. 4 घोड़ों का रथ महाभारत में चर्चा होने. हाँ. तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट है कि 4 रथों का भी 4 घोड़ों का भी जुते हुए रथ डेवलप होने. लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि महाभारत के वक्त, जो महाभारत सपोजिटली हुआ था उस वक्त यहाँ पर घोड़े नहीं थे, घोड़े बाद में आए. तो फिर रथ कौन चला रहा था, कैसे चला रहा था? वर दे बुल्स? हॉर्सेस नहीं थे, क्या था फिर? आप देखें हरप्पन सिविलाइजेशन में भी टेराकोटा के हॉर्स के डिपिक्शंस मिलते हैं. और जो सनौली में जो रथ मिला है उसका अगर पोल आप देखें और योक देखें, योक क्या होता है, जो हॉर्स या बुल उसके कंधे पे या उसके साथ जोड़े जाते हैं, वो छोटा होता है हॉर्स में. और उसमें ऊपर हुक बने होते हैं जिससे उसकी पट्टियाँ जो है हॉर्स को बांधा जा सके. और पोल की लंबाई ज़्यादा होती है क्योंकि हॉर्स के लिए पीछे स्पेस चाहिए उसके मूवमेंट के लिए. और दूसरा उसके साथ जो हॉर्स है वो विप
यूज़ किया जाता है, चाबुक यूज़ किया जाता है, जबकि बुल में स्टिक यूज़ डंडे होते हैं, हैं, डंडे हाँ। यूज़ होते हैं, क्योंकि बुल को आप पीछे मारते हैं बैक पे, हॉर्स को आप कंधे शोल्डर पे, पे, शोल्डर हाँ। पे मारते हैं। यहाँ के एक्सकेवेशन में साथ साथ हमें विप भी मिला है, वो एक इंडिकेटर है। सेकेंडली चमड़े का बना, वो इसका है, कॉपर का है, कॉपर। उसका हैंडल, और उसमें चमड़ा बांधने की जगह बनी हुई है, तो वो डिकम्पोज हो गया चमड़ा, तो वो बहुत क्लियर है कि विप भी मिला है। और ऐसे विप का डिपिक्शन इजिप्ट के और हिटाइट के हाथ में जो विप है, वो सिमिलर डिपिक्शंस वहाँ भी दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब विप का पर हो एक सकता है वो लेके आए स्टैंडर्डाइजेशन, हो। वो तो बहुत बाद के डेट है ना, हाँ। वो तो 1400, आपने वो डेटिंग हाँ, की है, तब हाँ, पता लगता है। तो ये तो 600 साल पहले मिल रहा है हमें। हाँ। तो यहाँ से वहाँ जा सकता है, वहाँ से यहाँ तो नहीं आ सकता उस ना। पे आते हैं हम। तो क्या जो बात चलती है कि वहाँ से, मतलब जो सेंट्रल एशियन इन्वेजन्स हुई हैं, वहाँ से सब कुछ यहाँ आया। अब आप कह रहे हैं हो सकता है कि जो चैरियट्स हैं, जो विप है, हो सकता है वो यहाँ से वहाँ गया हो। तो ये एक तरफा माइग्रेशन नहीं था, इट वाज अ क्रॉस कल्चरल इंटरैक्शन। क्या ये कह रहे हैं बिल्कुल। अगर आप मेसोपोटामिया के कंटेम्प्रेरी इंस्क्रिप्शंस को देखें, तो उसमें बहुत क्लियर कट बहुत सारे चीज़ों का जिक्र आता है कि जो यहाँ से मेलवा से वहाँ गया होगा, उसमें एक टिम्बर इम्पॉर्टेंट है, उसमें सेमी प्रीशियस स्टोन के बीड्स यहाँ से जा रहे थे, मोर जा रहा था यहाँ से, यानी पिकॉक और मॉन्कीज़ जा रहे थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिस्टेड हैं जो यहाँ से वहाँ जा रहे थे, ट्रेड हो रहा तो था। वहाँ पे पीकॉक्स इंडिजिनस नहीं रहे है होंगे, अच्छा। लेकिन यहाँ के पिकॉक का एक डिफरेंट वो रहा होगा। तो ऐसी चीज़ें वहाँ क्यों जा रही थी? क्योंकि यहाँ का जो क्राफ्टमैनशिप था, उसके लिए वो हो रहा था, यहाँ के पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिम्बर पे जो क्राफ्टमैनशिप हो रहा था, शायद वहाँ नहीं हो रहा हो वहाँ के टिम्बर पे। तो यहाँ से चीज़ें वहाँ जा रही थी, वो ऑलरेडी इंस्क्रिप्शन में लिस्टेड है। ये हमें कहीं नहीं मिलता है कि वहाँ से क्या आ रही थी। तो एक तरफ से नहीं था, हो सकता है ये जो सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि सब कुछ वहीं से आया था। हाँ, ये तो विडम्बना है ना। हाँ। ये विडम्बना है कि वहाँ ऑलरेडी लिस्टेड है कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें जा रही थी, जिसको हम एम्फसाइज नहीं करते हैं। तो जब यहाँ से चीज़ें जा रही हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से टेक्नोलॉजी भी जा रही होंगी। दूसरा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो संस्कृत के नामों से मिलते हैं, जो मेसोपोटामिया और ऊर के एक्सकवेशन में, टैबलेट्स में हमें मिले हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जैसे दशरथ, हाँ। दशरथ वहाँ मिलता है। ऐसे कई नाम हैं। और वहाँ मेलवा की एक कॉलोनी का भी बनी थी, जो यहाँ के लोगों ने सेटलमेंट किया था वहाँ। तो यहाँ से जो चीज़ें जा रही थी बीच बीच में, वो कई जगह और रुक रही होंगी। बहरीन है और ऐसे जगहों पे वहाँ भी इंडस सेटलमेंट मिले हैं, वहाँ इंडस सील मिले हैं। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जा रही थी। तो क्या यहाँ से ये चीज़ें जा रही थी, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी नहीं जा रहा होगा? ये कैसे सोच सकते हैं हम? ये सोच ही नहीं सकते। तो ऐसे जो हमारे यहाँ से चीज़ें जा रही थी, तकनीक जा रही थी, अगर उसके डेट्स, साइंटिफिक डेट भी अगर आप देखें, जैसे चैरियट का जो डेट है वो प्री डेट जा रहा है, या कंटेम्प्रेरी है या प्री डेट है। प्री डेट का क्या मतलब? प्री डेट मतलब यहाँ अगर 2000 BC के आसपास चैरियट शुरू हो रहा है, 1900 BC में हमको एक डेवलप चैरियट फॉर्म मिल रहा है, इसका मतलब है ये डेवलपमेंट कम से कम 50-100 साल पहले से शुरू हुआ होगा। ये क्योंकि अब आप इनले करना शुरू कर दिया आपने, इसमें इसको डेकोरेट करना शुरू कर दिया, एक लकड़ी के ऊपर कॉपर चढ़ाना आपने शुरू कर दिया। तो ये जो टेक्निक यहाँ शुरू हुआ, वो दिखाता है कि यहाँ का ट्रेडिशन और पहले से चल रहा था। और जो बाकी कल्चर्स में, कंटेम्प्रेरी कल्चर में दिखाई दे रहे हैं, वो उसकी तकनीक और इसके तकनीक में बहुत समन्वय तो है, समानता दिखाई देती है, लेकिन वो लेट है। हमारे यहाँ लिटरेचर भी है, कौन सी लकड़ी यूज़ की जाएगी वो भी लिखा गया है।
तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो और दूसरा अगर आप बाद के ग्रंथों को भी देखें तो माइग्रेशंस जो है वो यहाँ से कैसे वेस्टवर्ड भी हुए हैं वो भी दिखाई देता है। एक पेपर आया था जिसमें कहा गया था द आर्या वर सेंट्रल एशियन स्टेपी pastoralists who arrived in India between roughly 2000 BCE and 1500 BCE and brought Indo-European languages to the subcontinent. The paper was co-authored by 92 scientists of high reputation. लेकिन इस थियोरी को लेके कि ये स्टेपी pastoralists जो है वो लैंग्वेज भी लेके आए थे, वो टेक्नोलॉजी भी यहाँ लेके आए थे, और तब तक यहाँ पे लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ था और तब तक यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं हुआ था, चाहे चैरियट्स को लेकर हो या कुछ और। तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखते हैं? पहली बात, जो अगर आप डीएनए देखें, जो राखीगढ़ी से विगत वर्षों में जो डीएनए आए उसने ये तो क्लियर कर दिया कि ये इंडिजिनस है, ये स्टेपी का इसमें कोई योगदान नहीं है। सनौली से जो हमारे पास डीएनए आए उसने भी ये क्लियर कर दिया कि इसमें स्टेपी एंसेस्ट्री क्लियर नहीं है, ये इंडिजिनस डेवलपमेंट है। और हड़प्पन्स बहुत क्लियर है कि हड़प्पन्स में एग्रीकल्चर बहुत उन्नत था। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चाहे वो मेटल टेक्नोलॉजी हो या स्टोन मेकिंग टेक्नोलॉजी हो या फिर वो बहुत हाई लेवल पे था, और यही कारण था कि यहाँ से चीज़ें बाहर भी जा रही थी। अदरवाइज़ यहाँ से मेसोपोटामिया ये कार्नेलियन बीड और ऐसे बीड्स नहीं जाते, सेमी प्रीसियस बीड्स नहीं जाते। इंडस में या जो बीड्स मिलती हैं, अगर उसके प्रोविनेंस को आप देखें तो वो अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल आ रहा है। रॉ मटेरियल एक जगह की नहीं है, राजस्थान वगैरह से, राजस्थान से है, गुजरात से है, आपको ये ऊपर अफ़गानिस्तान और उस एरिया से लैपिस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे आर द वेरी डेवलप एंड उनका जो थॉट प्रोसेस था, क्राफ्टमैनशिप था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज यानी आप दो मेटल को मिला के आपको बनाने की तकनीक आ गई थी, मेटलर्जी आ गई थी, और वो भी हाई स्किल मेटलर्जी आ गई थी। तो ये जो इंडिजिनस डेवलपमेंट जो दिखाई दे रहा है, इसको आप कैसे देखेंगे? तो ये राखीगढ़ी और सनौली का आप देख रहे हैं? नहीं, और ये आप देखें, आप धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनाबली, कुणाल, 4 MSR, ये सारे साइट्स पे आपको दिखाई देंगे ये डेवलपमेंट। ये सिर्फ एक साइट नहीं है जिसके आधार पे आप कोई थ्योरी बिल्ड कर सकते हैं। ये ट्रेल ऑफ साइट्स हैं और ये सारे साइट्स डेवलप साइट हैं। आप बिंजौर एक्सकवेशन मैंने शुरू किया था 2013 में, 3 साल मैंने एक्सकवेट किया बिंजौर, राजस्थान में। वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट गंगानगर है और पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत क्लोज है, और ये हिंदुस्तान का आखिरी साइट है, हड़प्पन साइट, जो एक्सकवेट हुआ था। वहाँ 5000 BCE से लेके 1900 BCE तक का रेगुलर हैबिटेशन है, और दैट इज़ द फर्स्ट साइट जहाँ फुल फ्लेज इंडस्ट्री थी। किस चीज़ की? कॉपर स्मेल्टिंग से लेके और कॉपर के टूल्स और इम्प्लीमेंट्स मेकिंग टेक्निक, उसके साथ साथ बीड मेकिंग टेक्निक्स, वो सारे मोर देन, एक छोटे से एरिया में मोर देन 300 फायर प्लेसेस मिले हैं, जिसमें अलग अलग तरह के हर्थ हैं जो इन्होंने डेवलप किया। क्योंकि हीटिंग टेक्निक अगर आप देखें तो बड़े हर्थ आपको कुछ स्मेल्टिंग के लिए भी चाहिए, कुछ पॉट हर्थ हैं, कुछ ऐसे हर्थ हैं जो दो हर्थ एक साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे हर्थ हैं जिसमें एयर पंप करने के लिए जगह बनी हुई है, कुछ स्मॉलर हर्थ हैं, पॉट हर्थ हैं जो क्राफ्टमैन यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको हीट कंट्रोल करना है। अगर उसमें थोड़ा सा चारकोल रखेंगे, कोयला रखेंगे और आप अगर फूकेंगे तो हीट कंट्रोल कर सकते हैं। आज भी आप देखेंगे सोने चांदी वाले दुकान पे इतने सारे आपने एक्सकवेट किए 300 और व्हाटएवर, ये सब सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस आइटम के लिए तो नहीं हो सकते ना? ये तो आप उसमें लकड़ी, चारकोल, सब कुछ मिले हैं। हाँ।
और उसके अंदर का व्हाट आई मीन टू से इज कि ये फिर एक्सपोर्ट के लिए भी होता होगा ना, Of मतलब course. बाकी जगह, या फिर युद्ध के लिए जो आप कह रहे थे दैट इट कुड बी फॉर एक्चुअली दैट, उस समय जो इम्प्लीमेंट्स और वो चीज़ें बन रही Weapons थी के लिए। कॉपर के, और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, टूल्स थे, इम्प्लीमेंट्स थे, सम ऑफ द वेपन लाइक स्पीयर हेड था, या क्योंकि हंटर गैदरर्स भी थे ना ये ऑफ लोग, कोर्स हंटर गैदर, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं था, हंटर गैदरर्स भी थे वो ये। आज भी हैं हम। हाँ आज भी अगर आप जाएं तो हम वाइल्ड एनिमल हंटिंग आज से 50 साल पहले तक होता रहा है, और आज भी जो ट्राइब्स हैं वो कर रहे हैं। तो सोसाइटी का जो डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो हंटर गैदरर, सिर्फ आपको ये परसेंटेज देखना है कि जो सोसाइटी है क्या 80% एग्रीकल्चर बेस्ड है और 20% हंटर गैदरर मतलब है। जैसे अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता है तो हंटर गैदरर्स कम होते जाते हैं, बिल्कुल। मतलब जो हरप्पन में भी देखा है। तो सिनौली में और राखीगढ़ी में, जहाँ पे सारा फोकस आजकल मीडिया का वहीं पे है, तो सिनौली में और राखीगढ़ी में क्या वो हंटर गैदरर्स थे, क्या वो अर्बन पॉपुलेशन था, हार्वेस्टिंग ऑब्वियसली एग्रीकल्चर भी था, या दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी? देखिए, जब जैसे ही जो अगर शुरुआत देखें कल्चर का, तो एक स्मॉलर सेटलमेंट, यानी एक कुछ लोग ने जगह ऑक्युपाई किया, हाउस उनके बड़े भी होंगे, उनके पास लैंड ज़्यादा होगा, उनके पास जब वो खेती करना शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है कि 70-80% वो ये हंटर गैदरर हों, वाइल्ड फूड भी कलेक्ट कर रहे हों और शिकार भी कर रहे हैं उसको। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अर्बन सेटलमेंट शुरू होता है, यानी एक सेटल्ड लाइफ शुरू होता है, बाउंड्री बन जाती है, और जो मकान बनाए गए हैं वो बिल्कुल सेक्टर, जैसे आप यहाँ भी आप देखेंगे या फिर चंडीगढ़ के सेक्टर कटे हुए हैं 90 डिग्री पे, उस तरह से सेक्टर जैसे बनाए गए हैं, और उसमें हाउस कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्ट्रीट है, लेन्स हैं, और फिर एक फोर्टिफिकेशन है, फिर फोर्टिफिकेशन के बाहर स्पेस होगी। ये राखीगढ़ी में भी हमें मिला है, और कई साइट्स पे मिले हैं। कितना एरिया है, मतलब कितने हेक्टेयर एरिया में ये सब आप देख रहे हैं कि सेक्टर वाइज डिवाइड? राखीगढ़ी आप देखें तो 350 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड उन्होंने ऑक्युपाई किया था, और 7 माउंट्स प्री हरप्पन है। इसमें प्री हरप्पन से लेके और लेट फेज ऑफ हरप्पन तक का डेवलपमेंट है एक ही जगह पे। तो प्री हरप्पन इंडिया, मतलब ये तो बिल्कुल ही इंडिया हो गया ना, सेंट्रल इंडिया हो गया। बिल्कुल। तो प्री हरप्पन इंडिया में हमारे पास सेक्टर वाइज कॉलोनीज थे, नहीं तो हमें हमेशा बताया जाता था कि हरप्पन्स वर द वन हु हैड टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, पर टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग प्री हरप्पन एरिया इंडिया ऑल्सो हैड इट। देखिए, ये जो प्री हरप्पन था, प्री हरप्पन में टाउन प्लानिंग अभी तक हम लोगों को ट्रेस नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन जो डेवलपमेंट है, जो प्री हरप्पन, उसके बाद आप उसको मानते हैं अर्ली हरप्पन्स। अर्ली हरप्पन लोगों ने एक सोसाइटी जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने लगा, कल्टीवेशन ज़्यादा अच्छी होने लगी, दूसरा ट्रेड लिंकेज भी बहुत अच्छे से डेवलप होने लगा। इसलिए आप देखेंगे कि अर्ली हरप्पन में जो पॉटरी यहाँ मिल रहा है वो पूरे इंडस से लेके सरस्वती तक उसकी यहाँ मतलब राखीगढ़ी और सिनौली में। राखीगढ़ी, सिनौली नहीं, राखीगढ़ी में तो उसकी कंटिन्यूटी दिखाई देती है। जब अर्बन सोसाइटी डेवलप हुई लगभग 3000 से 2600 BC के आसपास, तो वो एक बाउंड्री के अंदर सेक्टर डिवीज़न शुरू हुआ और ऑर्गेनाइज फॉर्म में पूरा सेटलमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। और वो ऑर्गेनाइज होने के बाद वो लगातार हम उसमें कई फेजेस दिखाई देते हैं कि वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। और अर्ली एरिया को कई जगह उन्होंने लेवल किया होगा, लेवल करके उसको ऑर्गेनाइज किया कि उसको हाउस कॉम्प्लेक्सेस यहाँ होंगे, और कैटल्स के लिए जगह अलग रहा होगा। ये आप बहुत इवॉल्व्ड और स्पेशलाइज्ड सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये डिविजन्स अगर कह रहे हैं कि आप, मतलब इट वाज नॉट कि हाँ जहाँ आप मर्जी खेती कर ली, जहाँ मर्जी मवेशी आप जाने दी। बिल्कुल, ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयार हुआ। और ये राखीगढ़ी में, चाहे कालीबंगा में, धौलावीरा में, ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। अभी राखीगढ़ी के एक्सकवेशन में आप अगर देखें तो 26-27 कोर्स के ब्रिक के, पॉसिबली डबल स्टोरी भी हो सकता है बिल्डिंग,
तो ऐसे बिल्डिंग बन रहे थे उस समय मड ब्रिक्स में भी और बर्न्ड ब्रिक में भी। तो स्ट्रीट जो बन रहे थे, स्ट्रीट के दोनों तरफ एक बाउंड्री होती थी, उसमें कवर्ड ड्रेन भी है, क्योंकि उनको हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाए, इससे अच्छा हड़प्पन से अच्छा उदाहरण आपको और कहीं नहीं मिलेगा किसी भी डिविजन्स में। और ज़्यादातर टाउन प्लानिंग में आपको ये सारे डिविजन्स मिलेंगे। क्राफ्टमैन्स के लिए अलग एरिया है और एलीट क्लास के लिए अलग एरिया है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अलग है, और वाटर मैनेजमेंट में भी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वाटर फ्लो है, उसके डाइवर्जन्स भी उन्होंने किए हैं अपने खेती के लिए। डैम बनाए हैं जो मॉडर्न सिटी प्लानिंग में नहीं है। हाँ, तो हमें सीखना चाहिए कि उन लोगों ने किस तरह से अपने टाउन प्लानिंग को डेवलप किया, हाइजीन को कैसे पॉपुलेशन मेंटेन किया बसने होगा। से पहले उन्होंने टाउन प्लानिंग की। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शुरुआत लगभग 2500-2600 BC से शुरू हो जाता है। क्वाइट अमेजिंग। हाँ, हम थोड़ा सा यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने वहाँ पे भी एक्सकवेशंस किया है आमबाड़ी में, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। इंटरेस्टिंग ये है कि हड़प्पन और सनौली से हट के अब हम आमबाड़ी की तरफ जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अभी तक बहुत अछूता है आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादातर काम जो वहाँ हुए हैं अर्ली ह्यूमंस पे काम हुए हैं, यानी न्यूलिथिक फेज़ पे और उस पे काम हुआ है। लेकिन वहाँ जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं उस पे बहुत कम काम हुआ है। उसका कई कारण हैं कि ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि पॉटरी इज़ द प्राइमरी एविडेंस, और जब तक पॉटरी नहीं मिलती है हम लोग उसको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं साइट को। इसलिए आर्कियोलॉजिकल गोल्ड माना जाता है कि पॉटरी इज़ द आर्कियोलॉजिकल गोल्ड। नॉर्थ ईस्ट की स्थिति ऐसी है कि नॉर्थ ईस्ट में पॉटरी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो लोकल रिसोर्सेज थे वो बैम्बो बेस्ड और टिम्बर बेस्ड थे सोसाइटी, और आज भी है। कम से कम पॉटरी का यूज़ हुआ है और वो बहुत देर से यूज़ हुआ है। बर्न्ड ब्रिक वहाँ नहीं बनते थे, वो बहुत लेट में 1500-1600 AD के आसपास ये शुरू तो हुआ। ये बैम्बू वगैरह तो डीजेनरेट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ के कल्चर को समझने के लिए हमें जो लैंडस्केप को समझना ज़रूरी है। और यही कारण है कि हम बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं इवन इन द अर्ली फेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि अर्बन सोसाइटी सिर्फ हड़प्पन था और गंगा वैली में अर्बन सोसाइटी नहीं था। वो धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो गया, और फिर सेकेंड अर्बनाइजेशन 6th सेंचुरी BC में सेकेंड अर्बनाइजेशन आया। ये अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में, क्योंकि हमने जो पैलियो लैंडस्केप को ठीक से नहीं समझा है। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि अगर आप गंगा वैली की बात करें तो पाटलिपुत्र के एविडेंसेस, फिजिकल एविडेंसेस बहुत मीगर है। हाँ, बहुत मीगर है। हाँ, नहीं, पाटलिपुत्रा के बिल्कुल नहीं है। आपको देखिए बुलंदी बाग, उसमें लकड़ी के टिम्बर के आपको एविडेंसेस मिलते हैं पैलेसाइड के, या कुछ कुम्हरार में एविडेंसेस मिला है। इसके अलावा बहुत बाढ़ की वजह से सब खत्म। उसका कारण ये था कि पूरी सिटी जो है ना, लकड़ी की बसाई गई थी। जिसके एविडेंसेस मिलते हैं। और इंडिका में जब मेगास्थनीज बाहर इंडिया आया, ग्रीक, तब उन्होंने पाटलिपुत्र को नरेट किया कि पाटलिपुत्र कितनी सुंदर सिटी थी। अगर वो नहीं होता तो आज हम पाटलिपुत्रा को रूरल सेटलमेंट ही कहते, क्योंकि एविडेंस हमारे पास बहुत स्कैंटी है। यही थ्योरी को अगर आप लागू करें नॉर्थ ईस्ट में, वही थ्योरी को लागू करें अपर गंगा यमुना दोआब में, ये सारे टिम्बर आर्किटेक्चर बेस्ड थे। त्रिपुरा वगैरह दैट एरिया। हाँ, और नहीं, ये अपर गंगा यमुना दोआब में भी जो अर्ली सेटलमेंट था, एक तरफ हड़प्पन कल्चर जहाँ ब्रिक बन रहे थे, दूसरी तरफ गंगा यमुना दोआब में लकड़ी के स्ट्रक्चर्स खड़े आप अगर ऊपर उस तरफ जाए, ब्रह्मपुत्र की तरफ जाए तो लकड़ी के स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, बैम्बो स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। तो एविडेंस बहुत स्कैंटी है। जब हम आमबारी एक्सकवेशन कर रहे थे तो आमबारी में पहले लगभग 10 सीजन से भी ज़्यादा एक्सकवेशन हो चुका था, लेकिन उसकी कब किया आपने स्टार्ट? हमने ये 2008 में
वहाँ एक्सकविशन किया था जब मेरी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में थी, और 7 स्टेट्स में देख रहा था, और 7 स्टेट के एक्सप्लोरेशन में बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई दी कि इसको प्री डेट जा सकता है, जो नॉर्मली 5th-6th सेंचुरी एडी की बात हो रही थी वहाँ। जब हमने अंबारी एक्सकवेट किया तो प्री डेट यानी 200 BC तक के मटेरियल्स वहाँ पे हमें दिखाई दिए, जबकि हमने एनएस टच नहीं किया। क्या था सेकेंड मटेरियल? सेंचुरी BC के आसपास की पॉटरी, उसके आसपास के जो ब्रिक साइजेस और स्ट्रक्चरल फिर एविडेंस। आपने कहा पॉटरी तो थी नहीं वहाँ पे, बैम्बू था। पॉटरी कुछ अर्बन साइट, जैसे वो प्रागज्योतिषपुर जिसका नाम आप महाभारत में भी है, तो प्रागज्योतिषपुर जैसे अर्बन सेटलमेंट में कुछ पॉटरी आ गई तो थी। वो शायद दे माइट हैव कम फ्रॉम द इंडो-गैजेटिक प्लेन। नहीं, इंडिजिनस भी बन रहा था वहाँ, okay. लेकिन वो इन्फ्लुएंस था जो प्लेन की पॉटरी थी उससे इन्फ्लुएंस था वो, इसलिए वहाँ रोमन पॉटरी के भी इमिटेशंस मिले हैं जो एडी 1st-2nd सेंचुरी एडी के आसपास उसके डेट जाते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग एविडेंस ये मिला। तो नॉर्थ ईस्ट की जो हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी थी आर्कियोलॉजिकल टाइमलाइन में वो और अर्ली चली गई, और उसके आधार पे अब हमें बहुत सारे साइट्स को एसेस करने की ज़रूरत है नॉर्थ ईस्ट में, समझने की मेन लैंड से उसके किस तरह से कॉन्टेक्ट थे। जी, अब एक सवाल मेरा ये है कि ये एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन, जिसको ANI, नॉट दिस ANI बट एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन, कौन है ओरिजिनल नॉर्थ इंडियन, कहाँ से आए? बिकॉज इसको लेके भी बहुत सारे थियोरीज हैं। तो जो आपने आर्कियोलॉजिकल जो आर्टिफैक्ट्स निकाले हैं उसके आधार पर हु इज़ आवर एंसेस्टर, नॉर्थ इंडिया का एंसेस्टर कौन है? अगर आप देखें जो रिसेंट रिसर्चेस हुए हैं पर्टिकुलर DNA राखीगढ़ी के DNA पे और उस पे, और जो लोकल हैबिटाट के भी जो DNA है उस पे अभी काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, कई लोग उस पे काम कर रहे हैं साइंटिस्ट। तो अभी तक के जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें हम ये कहते हैं कि हड़प्पन DNA लगभग सभी इसमें प्रेजेंट है, चाहे वो साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो, वो सब में हड़प्पन DNA प्रेजेंट है। तो म्यूटेशन जो हुए हैं यहाँ, क्योंकि अलग अलग जगह से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ सेटल भी हो रहे हैं, यहाँ से भी लोग जा रहे हैं, तो कोर को समझना आज के डेट में आप नहीं कह सकते, लेकिन इसमें बहुत सारे म्यूटेशंस हैं, लेकिन हड़प्पन DNA निश्चित रूप से सब में प्रेजेंट है। अभी जो रिसेंट रिसर्चेज हैं उससे हमें ये पता चलता और है। लैंग्वेज का आपने कहाँ से मतलब व्हाट आर द रिजेम्बलेंसेस टू करंट लैंग्वेज? वो कौन सी एक भाषा है जो आप हड़प्पन एरिया से लेकर आप नॉर्थ ईस्ट तक, कोई लिंकेज है? देखिए हमारे यहाँ तो हर थोड़ी दूर पे भाषाएं बदल जाती हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ा नहीं गया, और अभी भी हमारे बीच में एनिग्मा है कि जो स्क्रिप्ट है उसकी भाषा क्या रही होगी। क्या भाषा वो संस्कृत निष्ठ है, या जो लोकल डायलेक्ट्स हैं, और कुछ क्योंकि एक ही समय में जो लोकल बोलचाल की भाषा है, कोई आवश्यक नहीं है कि लिखने में भी वही उसको इस्तेमाल किया जाए। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि जो संस्कृत है वो एक बेस है हमारी भाषाओं की, और वो जननी है भाषाओं की, लेकिन जो लोकल डायलेक्ट्स हैं वो भी रहे होंगे भाषा के तौर पे, लेकिन संस्कृत उसके मूल में कहीं ना कहीं डेवलप में, वही भाषाएं जो हैं वो धीरे धीरे क्लासिकल संस्कृत में डेवलप हुआ होगा, और फिर वो अन्य भाषाओं की जननी बनी होगी। जब आप एक्सकवेशंस कर रहे थे तो जैसे आप डेटिंग और उसके बाद क्रोनोलॉजी, अब इसको लेकर सभी स्कॉलर्स अलग अलग विचार होते हैं उनके, तो हाउ डिड यू अराइव एट अ कंसेंसस सनोली को लेकर? अगर हम इंडियन क्रोनोलॉजी की बात करें तो इंडियन क्रोनोलॉजी जो अभी तक जो डेट्स हुए हैं और उसका जो कोरिलेशन हुआ है इंडियन
हिस्ट्री और हमारे यहाँ जो लिटरेचर है उसके साथ जो एक साथ अगर उसको पैरेलल देखने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से 5000 BCE से हमारे पास बहुत क्लियर कट क्रोनोलॉजिकल एविडेंस है. इवन प्री डेट ऑफ दैट 7000 BCE में आपको बिराना जैसे साइट पे हमारे डेट्स आ रहे हैं 7000 BCE. और तो वहाँ से जो कंटिन्यूटी है वो इम्पॉर्टेंट है, उस कंटिन्यूटी को देखना. और अगर लिटरेचर को देखें कि कैसे फिलॉसफिकल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि बेसिकली अगर आप वैदिक लिटरेचर को अगर ऋग्वेद को अगर देखें तो ऋग्वेद के मूल में कई चीज़ें दिखाई देती हैं. उसको कई सेगमेंट में हम देख सकते हैं कि जो अर्ली मंडल हैं, अर्ली मंडल में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर और बेस्ड हैं. फिर धीरे धीरे रिचुअल्स भी उसमें इमलगमेट हो रहे हैं और वैसे डेवलप करते करते 10वें मंडल में युद्ध और उसकी भी चर्चा हो रही है. तो ये जो एक डेवलपमेंट है, अगर उस डेवलपमेंट को अगर हम कोरिलेट करते हैं आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के साथ और आर्कियोलॉजिकल कंससनेस के साथ, तो ये हमको दिखाई देता है कि लगभग 4000 BCE से जो हमारा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस वैदिक लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होने लगता है. तो आप वैदिक लिटरेचर को एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट समझते हैं, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट समझते हैं, कैसे लेके चलते हैं एज एन आर्कियोलॉजिस्ट? मैंने तो पहले ही कहा कि जो हमारे यहाँ जो लिखने की परंपरा थी ना, वो एक बहुत अच्छे से उसकी जो वीविंग है उसमें फिलॉसफी भी है, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें जीनोलॉजी भी है, उसमें हमारे ऋषियों के भी नाम हैं, उसमें किंग के भी नाम हैं, उसमें बैटल्स की भी चर्चा है, उसमें रिचुअल की भी चर्चा है, उसमें टेक्नोलॉजी की भी चर्चा है. तो एक ये ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो उसमें जो चीज़ें ढूंढना चाहता है वो अपने हिसाब से उसमें कई चीज़ें निकाली जा सकती है. पर आर्कियोलॉजिस्ट, एज एन आर्कियोलॉजिस्ट, आप तो साइंस की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव रहेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल. इसलिए हम उसमें देखते हैं कि टाउन प्लानिंग कैसे वो वैदिक लिटरेचर की में कौन कौन से नदियों का जिक्र है और उन नदियों के किनारे क्या क्या कौन कौन से कल्चर हमें मिलते हैं, अर्ली कल्चर्स कौन कौन से मिलते हैं. और उसमें आपको पैरेलल्स दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल पैरेलल दिखाई, बहुत क्लियर पैरेलल है. सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑन दैट, कि एकदम कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. तो पर जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं क्या वो मानते हैं आपकी जो रिसर्च जो है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? नॉट ऋग्वेदा, जस्ट द वेदास एंड योर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर इन सिंक. क्या वो वेस्टर्न स्कॉलर्स मानते हैं? देखिए, वेस्टर्न थ्योरी जो अभी तक बनी थी, मैंने कहा ना, आपको एक उदाहरण दिया मैंने कि अस्को परपोला ने अपनी थ्योरी को कैसे मॉडिफाई किया और ये कहा कि नहीं थ्योरी तो वही है लेकिन वो 400 साल पहले शायद आए होंगे. तो ऐसे जो मॉडिफिकेशंस वो सोच रहे हैं, लेकिन डेटिंग और लिटरेचर दोनों को समझने के लिए इंडियन कल्चर को समझना ज़रूरी है, इंडियन रिलीजन को समझना ज़रूरी है, इंडियन थॉट प्रोसेस को समझना ज़रूरी है. फिर हम जाके इन दोनों पैरेलल को ठीक से रख पाएंगे. और क्योंकि कहीं भी वेद में डेटिंग और ऐसी चीज़ें तो है नहीं जिसको आप आसानी से डेट कर सकें. और वेस्टर्न लिटरेचर जो लिखने का जो तरीका है वो इंटायरली डिफरेंट है. आप आज के भी रिसर्चेस देखें, उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ, आज के भी रिसर्चेस देखें, जब तक आपके आर्टिकल्स में साइटेशंस नहीं होंगे पिछले 4-10 किताबों के, तब तक आप उसको रिसर्च नहीं मानते हैं और वो पब्लिश नहीं होगा. लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो जितने भी ओल्ड लिटरेचर्स हैं उसमें कहीं साइटेशंस आपको नहीं मिलेंगे कि पिछले उसको रेफरेंस दिया गया हो. ओरिजिनल थॉट बेस्ड है वो. इसलिए आप जब 10 किताबों को मिला के कोई चीज़ें लिखते हैं ना, तो ओरिजिनल थॉट कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होने लगता है. तो इंडियन को जो लिखने का तरीका था हमारे यहाँ वो इंटायरली डिफरेंट था, और जो वेस्टर्न तरीका जो हमने अडॉप्ट किया वो बिल्कुल अलग है. तो यहाँ जाके इंडियन कल्चर को समझना एक बहुत कई बार मुश्किल काम होता है. तो सबसे पहले जो अभी हमने काम किया और वो ये कि इंडियन कल्चर को कल्चर की तरह समझा, न कि डेट को समझने की कोशिश की. तो जब आप डेट को नहीं समझेंगे, उसको कल्चर का रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे,
तब आपको क्रोनोलॉजिकल रिफ्लेक्शंस दिखाई देने लगे हैं कि जो लिटरेचर में है वो कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट्स है और उसकी फाइंडिंग्स है उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अब कुछ अर्बन मिथ्स की तरफ ले जाती हूँ, या उन्हें अर्बन मिथ्स कहिए या फिर उन्हें एक सपोजिशन कहिए, यू कैन से एनीथिंग, पर ये, और कुछ लोग बोलेंगे कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठा के सवाल पूछ लिया, लेकिन सवाल ज़रूर पूछूंगी क्योंकि लोग पूछ रहे हैं ये, क्योंकि सो मैनी ऑफ द अर्लियर थियोरीज हैव बीन डिबंक्ड। जैसे इतने सारे साल से बोले जा रहे थे कि यहाँ मंदिर नहीं है, यहाँ सीता की रसोई नहीं है, लेकिन जब बाद में excavations हुई, they have found something or the other. So that's why I need to ask you कि जो लोग कह रहे हैं कि ताजमहल जो था वहाँ पे एक मंदिर था, it's not, it was built later, ताजमहल was built over that, क्या ये सही है? सवाल अगर हम ताजमहल की बात करें या ताजमहल के आसपास की बात करें, फतेहपुर सीकरी की बात करें, तो अभी जो स्ट्रक्चर है और जो एविडेंसेस हैं या जो मैप्स हैं, जो ड्राइंग्स हैं, उससे ये बहुत स्पष्ट नहीं होता है कि ये यहाँ मंदिर रहा होगा। अभी जो स्ट्रक्चर है वो निश्चित रूप से हमें दिखाई देता है कि शाहजहाँ ने बिल्ड किया, और ये, लेकिन उसके आसपास हैबिटेशन नहीं रहा होगा या मंदिर नहीं रहे होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर जगह मंदिर थे। तो ये तो हमारा एक एज ओल्ड ट्रेडिशन था कि हर जगह हमारे जो सेटलमेंट था, एंशिएंट सेटलमेंट, क्योंकि ये तो बहुत लेट की कहानी है, ताजमहल का डेवलपमेंट तो लेट की कहानी है। इससे अर्लियर सेटलमेंट और अर्लियर टेम्पल्स तो हर जगह रहे होंगे और आसपास में भी रहे होंगे, लेकिन प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स में ऐसा कोई एलिमेंट हमें और एक रेजिलियंस सी बात है ना कि जब भी मंदिर को तोड़ा जाता था, जब भी इन्वेजन्स हुई थी, जब भी मंदिर को तोड़ा जाता था, फिर से कोई और बना लेता था। अनलाइक इन द यूरोपियन एज, जहाँ पर अगर चर्च टूट गया तो वो टूट गया, कोई और राजा महाराजा जाके फिर से एक और नहीं बना देता था, उसको रहने देता था, वो रूइंस हो जाती थी और ना वहाँ कोई पूजा पाठ होता था ना कुछ होता था। लेकिन यहाँ पर वो बार बार फिर से मंदिर बनाया जाता था, इन एंड यू कैन सी दैट ऑल अक्रॉस इन नॉर्थ इंडिया। चलिए, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती थी कि हमारे व्यूअर्स को समझाइए, कार्बन डेटिंग ये प्रक्रिया क्या चीज़ होती है एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें अगर कोई भी चीज़, ऑर्गेनिक चीज़ अगर बर्न्ट होता है, जलता है, तो उसमें कार्बन जो है वो इनबिल्ट रह जाती है। जैसे अगर बोन है या फिर लकड़ी है या कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ है, उसमें अगर ग्रेन्स भी जल जाएंगी तो उसमें भी कार्बन रह जाता है। उस कार्बन के अंदर जो ग्रेफाइट है उसको लैब में डेट किया जाता है। डेट का एक प्रोसेस है, उसकी लाइफ जो है वो काउंटेड है और उसके आधार पे उस चीज़ का, क्योंकि वो कब जला या कब बर्न्ट हुआ, उसकी डेटिंग होती है। तो फिर ज्ञानवापी मॉस में जो शिवलिंग है उसकी कार्बन डेटिंग क्यों हो रही है? वो तो जला नहीं था। नहीं, कार्बन डेटिंग तो वहाँ हो नहीं रही है। उसकी कोई कार्बन डेटिंग अभी नहीं हो रही, क्योंकि हम स्टोन की कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते। तो उस इलाके का की डेटिंग नहीं, अभी तो उसके सर्वे और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, और जो साइंटिफिक कोरिलेशन है वो तो अभी बाद की बात है कि उसको कैसे साइंटिफिकली कैसे उसको देखा जाए। लेकिन कोई कार्बन डेटिंग स्टोन की होती तो नहीं कार्बन है। डेटिंग सिर्फ उसी चीज़ की हो सकती है जो जल गया हो। हाँ, जिसमें कार्बन मौजूद हो। अच्छा। तो जो भी ऑर्गेनिक है उसमें कार्बन होता है। तो फिर पत्थर की डेटिंग कैसे होती है? पत्थर की तो पेट्रोलॉजिकल एनालिसिस होती है, तो वो पत्थर के डेट देगा। तो कोई भी पत्थर को अगर आप निकाल दे, कोई भी आपके पास कोई चीज़ लाता है, पत्थर की बनी चीज़ है, जैसे पॉटरी तो आप बता चुके हैं, कार्बन भी बता चुके हैं, अगर कोई पत्थर की चीज़ ला देते हैं या कहीं यहाँ जी ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे शिवलिंग था, तो क्या उसकी डेटिंग हो सकती है कि
किस BC में कब बना था, ये बन सकता है ये? दो चीज़ें हैं जो एंड हाउ एक्यूरेट इज इट? हम आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दो तरीका है। अगर कोई कभी इंस्क्रिप्शन मिला, सपोज एक इंस्क्रिप्शन मिला और उसके साथ अगर कोई साइट भी है तो उसको एक्सकवेट करके उसकी जो डेटिंग होती है उसके साथ उसको हम कोरिलेट करते हैं, इट्स अ कॉल्ड रिलेटिव डेटिंग। दूसरा स्टाइलिस्टिकली जो डेट किया जाता है कि किसी कल्चर में एक पर्टिकुलर स्टाइल डेवलप होता है और अगर उसका कोई इंस्क्रिप्शन या उसके आधार पे उसकी डेटिंग हो चुकी है तो उसको हम रिलेटिव डेटिंग करते हैं कि ये इस स्टाइल की चीज़ें इस समय इस टाइम पीरियड में बन रही थी। जैसे सपोज अगर आप गुप्ता कॉइन, गुप्त काल के जो कॉइन हैं, चाहे सोने के हों या फिर चांदी के हों कॉइन हैं, वो हमें पता है कि उसमें गुप्त राजाओं के नाम हैं। वो कहीं एक्सकवेशन में मिला और उसके साथ जो स्ट्रक्चर्स हैं तो पता चल गया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इस समय का होगा। तो ये रिलेटिव डेटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कैसे है, वो जो क्रोनोलॉजी हम करते हैं, जो सबसे नीचे है वो सबसे ओल्डेस्ट होगा और जो सबसे ऊपर है वो सबसे मॉडर्न होता है, क्योंकि जुलॉजिकल फॉर्मेशन भी वैसे ही डेवलप होता है। आज हम यहाँ रह रहे हैं, अगर हम एविडेंट करेंगे दूसरे लोग उसके ऊपर आके रुकेंगे, जैसे नालंदा में ऊपर आ गया था। तो ऐसे ही हर साइट की में एक दूसरे के ऊपर सेटलमेंट होता जाता है। तो सबसे जो अर्लीस्ट मिलता है उसके तो वो सॉइल से भी पता लगता है। सॉइल में जो एंथ्रोपोजेनिक सॉइल होता है, जैसे एक तो है कि नेचुरल सॉइल, दूसरा है जहाँ हम रह रहे हैं और हमने अपनी चीज़ें थ्रो की हैं या वहाँ आग जलाया, कुछ भी किया है, तो वो सॉइल क्या होता है, वो एंथ्रोपोजेनिक है, यानी उसमें ह्यूमन एक्टिविटी के रिमेन्स हैं। तो उसका OSL डेट होता है। तो उसके डेटिंग मेथड्स अलग हैं और उसके भी डेट होते हैं, जिससे हम कम से कम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन था, यहाँ पे लोग रह रहे थे। ओके, एक सवाल मैं पूछूंगी, जैसे कि आप सिनौली when you went there और the other places, जब human habitation आ जाती है उसके ऊपर and then you want to excavate, प्रोसेस क्या होता है? आपको ह्यूमन हैबिट, लोग अपनी ज़मीन तो छोड़ेंगे नहीं, वो वहाँ पे खेती कर रहे हैं, तो क्या प्रोसेस होता है? अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, इन लोगों को हटाओ, हमें यहाँ वी हैव टू एक्सकवेट, क्या प्रोसेस क्या होता है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ द बेस्ट प्रोसेस। ओके, जिन लोगों का ज़मीन है, जो खेती कर रहे हैं, उनको हम इन्वॉल्व करते हैं अपने एक्सकवेशन में, क्योंकि दे आर द स्टेक होल्डर्स। हम उनको भी इन्वॉल्व करते हैं कि आप हमारे इसका पार्ट बनो, आप एक्सकवेशन में, क्योंकि खेती कर रहे हैं, दे आर द खेतियर्स, तो उनको पता है कि कैसे, हम उनको सिखाते हैं और अपने एक्सकवेशन में उसको इन्वॉल्व करते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो उनको मुआवजा भी देते हैं, उनके क्रॉप का उसका मुआवजा भी देते हैं। ये डिपेंड करता है साइट टू साइट। अगर हम सनौली की बात करें तो सनौली में गांव वालों ने अपने आप आगे बढ़ के कहा कि आप मेरे खेत में करें, काम करें। क्यों? तो क्योंकि उनको उस पर प्राइड था कि हमारे यहाँ इतनी चीज़ें मिल रही हैं, या जो चीज़ें मिलेगी उससे हमारे गांव का नाम होगा, बाद में पर्यटन डेवलप होगा। तो बहुत सारी जो चीज़ें थी वो कम्युनिटी के लोगों ने आके हमें मदद किया। तो ये जो पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, वो ये जो अवेयरनेस है कि ये आपका प्राइड है, हेरिटेज है, ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आर्कियोलॉजी में दो चीज़ें हम काफ़ी सुनते हैं, कोई भी आर्टिकल अगर उठाएं, कंजर्वेशन, प्रेजर्वेशन, इन दोनों में क्या अंतर है इन दोनों शब्दों में, और एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर एन आर्कियोलॉजिस्ट? एक्चुअली कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ये जो है दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कंजर्वेशन का अर्थ है कि फिजिकल कंजर्वेशन, अगर कोई चीज़ें टूट रही हैं तो अगर उसमें वो कुछ करना है तो वो फिजिकल कंजर्वेशन हम करते हैं। प्रिजर्वेशन का अर्थ है इन सीटू जैसा मिला है वैसे ही उसको प्रिजर्व किया जाए, और तो उसमें केमिकल क्लीनिंग्स हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। जबकि हम फिजिकल कंजर्वेशन करते हैं, जैसे अगर कोई मॉन्यूमेंट है तो उसमें कई बार हमको उसी तरह के मोर्टार बना के हमको यूज़ करना है उसको कंजर्व करने के लिए। जो ओरिजिनल मटेरियल है उसमें भी हमको काम करना होगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है।
प्रिजर्व सम टाइम अगर आप रेड फोर्ट देखें तो रेड फोर्ट के अंदर बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, तो उसको हमको क्लीन करना, प्रिजर्व करना, वो एक बहुत बड़ा काम है। इसमें तो साइंस कितना रोल प्ले करता है? किसी भी, क्योंकि आर्कियोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। आर्कियोलॉजी अपने आप में कोई तकनीक नहीं है, इसमें मल्टीपल साइंस को इन्वॉल्व करके हम समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जैसे कि फॉरेंसिक्स। हाँ, फॉरेंसिक है, डीएनए अगर हम कर रहे हैं, या पैलियो बॉटनी कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें उस समय ग्रेन्स मिल रही है तो बॉटनिकल रिमेन्स को हमको देखना है, तो पैलियो बॉटनी भी करनी पड़ेगी। पैलियो इन्वायरमेंट भी देखना है कि उस समय कैसा इन्वायरमेंट रहेगा, उस समय की जियोलॉजी भी देखनी है, उस समय के सॉइल भी देखनी है। तो ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क है, क्योंकि हमको एक होलिस्टिक रिकंस्ट्रक्शन करना है ह्यूमन पास्ट को, और ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कल्चर, तो इसमें साइंटिफिक जो पार्ट है, एनालिसिस का पार्ट है, वो आर्कियोलॉजिस्ट को हेल्प करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग में। बाकी एंथ्रोपोलॉजी ये सब आ जैसे जाता है। आपको मैं उदाहरण दूं कि अगर कोई स्केलेटन मिलता है तो उसके आपको एंथ्रोपोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि बेसिक नॉलेज हमें दिया जाता है, लेकिन उसका फर्दर नॉलेज, जैसे दांतों का एनालिसिस है, दांतों में ऑस्ट्रोंसियम ये बताता है कि ये इंडिजिनस है या कहीं और से आया है। उसके एज डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं, उसका लास्ट फूड डिटरमाइन कर सकते हैं, फूड हैबिट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देयर इज़ लॉट ऑफ प्रोसेस, और यही कारण है कि जैसे सनौली में भी जो कुछ दांतों पे और उस पे जो काम हुआ, जिसने ये कि कुछ लोग यहीं बॉर्न हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर से भी आके मिल रहे हैं, यानी इंडस साइड से या इस सरस्वती वाले साइड से भी आके इमलगमेट हो रहे हैं। तो ये जो कल्चरल इमलगमेशन है, वो डीएनए में भी म्यूटेशन दिखता है, और दांतों के एनालिसिस से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो हमें कैसे पता लगा कि हमारी ओरिजिनल कौन है? हम अंडमान से आए हुए हैं, हम इथियोपिया से, सब लोग वहीं से आए हैं, इथियोपियन से, कौन है हम ओरिजिनली? देखिए, अगर प्री हिस्ट्री में जाएं, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें, तो अभी जो डेट्स आ रहे हैं हमारे यहाँ, चाहे बहुत सारे साउथ के साइट हैं या फिर आपको मध्य प्रदेश के कई साइट्स हैं, उसके जो डेट्स आ रहे हैं एट पार विद द अफ्रीकन्स, और उसके डेट के एट पार डेट हमारा आ रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि ये क्या अफ्रीकन माइग्रेशंस एक टाइम में है या इंडिजिनस डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पैरेलल डेवलप होती हैं। अगर आज भी आप देखें, कुछ टेक्नोलॉजी जो यहाँ डेवलप हो रहा है सिमल्टेनियस यूएस में या अदर भी सिमल्टेनियस थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो कुछ थॉट प्रोसेस सिमल्टेनियस चलते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर वो टूल बना रहे हैं, स्टोन टूल्स, तो वो वहाँ से सीख के आए होंगे। यहाँ इंडिजिनस डेवलपमेंट है, वहाँ भी इंडिजिनस डेवलपमेंट है। ये एक लीनियर पैटर्न नहीं है, कल्चर का एक लीनियर पैटर्न नहीं हो सकता है। ये कई बार सिमल्टेनियस अलग अलग जगह पे इंडिजिनस थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, इंडिजिनस डेवलपमेंट होता है, और वो डिपेंड करता है लोकल रिसोर्सेज पे कि वहाँ क्या रिसोर्सेज है और उस रिसोर्सेज के हिसाब से उन्होंने क्या चीज़ डेवलप किया है। तो समटाइम एक सवाल ये भी उठता है कि जब आप किसी एरिया में जा रहे हैं और वहाँ पे आप यू आर फाइंडिंग समथिंग, उस एरिया में क्योंकि काम हुआ है वहाँ पे आप भी गए हैं, यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, लोग उसको हाथ लगाते हैं, उसकी कंटेमिनेशन हो जाती है। एक आर्कियोलॉजी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब कंटेमिनेशन हो जाती है तो फिर उसका डीएनए वगैरह आपको कैसे पता लगता है ये कंटेमिनेटेड डीएनए है या फिर हज़ारों साल पुराना डीएनए है, कैसे पता लगता है? अगर हम साइट एक्सकवेट करते हैं तो टेंटेटिव क्रोनोलॉजी हमें पता होता है, क्योंकि जब हम साइट एक्सकवेट कर रहे हैं तो उसमें उसकी रिलेटिव डेटिंग हमें पता है कि ये पॉटरी मिल रही है तो स्टाइलिस्टिकली ये किस पीरियड का है। अगर और कोई मटेरियल मिल रहा है तो स्टाइलिस्टिकली हमें एक टाइम फ्रेम पता है कि ये इस टाइम फ्रेम का है, उससे आपको थोड़ा 19-20 होगा। एक पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, चाहे वो डीएनए सैंपल हो या सॉइल सैंपल हो या अदर सैंपल्स हो, तो एटमोस्ट प्रिकॉशंस लेते हैं कि उसमें कंटामिनेशन नहीं हो, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। अगर डीएनए के लिए कर रहे हैं तो हमें ग्लव्स चाहिए, या ये
देखना होगा कि किसी तरह का आपका हेयर है या पसीना है या कुछ उसमें नहीं जाए, आप कह रहे जिससे थे पहले कि वो सूर्य की किरण भी अगर और पड़े। अगर वो जैसे हम OSL के लिए अगर हम सॉइल का सैंपल लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि शाम का समय हो और पाइप हम इंसर्ट करते हैं, क्योंकि उसमें ये UV रेज या रेज ना आए। और फिर जो उस पाइप में ऊपर का और नीचे का पार्ट निकाल के बीच के पार्ट को देखते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से उसमें कंटेमिनेशन नहीं होता है। तो ये सैंपल कलेक्शन के समय हमको बहुत प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंटेमिनेशन को हम बचा सकें किसी भी चीज़ को। इतनी सारे जगहों में आपने काम किया जहाँ पे आपने एक्सकवेशंस किया, क्या आप समझते हैं कि इट इज़ टाइम टू रीराइट हमारी जो हिस्ट्री टेक्स्ट हैं? क्योंकि हम लोग ने सबने यही पढ़ा है, कई जनरेशन से एशियन माइग्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो क्या इज़ इट टाइम टू रीलुक एट आवर हिस्ट्री बुक्स? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हिस्ट्री बुक को खासकर जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं या जो आम परसेप्शन है वो उस आधार पे ही है जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है। तो अगर जब तक हम उसको टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करेंगे, नए एविडेंसेस के आधार पे, नए थॉट प्रोसेस के आधार पे उसको रिवीजन नहीं करेंगे, तो नई चीज़ें नहीं आएंगी। और जो एक थ्योरी बिल्ट हो जाती है, वो थ्योरी बार बार रिपीट होने से ये होता है कि जैसे आप झूठ को बार बार बोलेंगे तो वो सच जैसा लगने लगता है। तो वही हमारे साथ हुआ है कि बार बार एक ही चीज़ को एक रिसर्चर्स ने कुछ लिखा, उसके आधार पे फिर दूसरे ने लिखा, फिर तीसरे। ये जो टेबल पे बैठ के रिसर्च करने की जो परंपरा है, उस परंपरा ने एक पाइल कर दिया एक ऐसे लिटरेचर को जो हमारे मन में पूरी तरह से बैठ चुका है। तो इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, और जहाँ कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, उस नई चीज़ों के आधार पे हमें अपने स्टूडेंट के सामने, रिसर्चर्स के सामने उसको रखने की ज़रूरत है। एक ऐसे फैलेसी के बारे में बताइए जो आप समझते हैं कि ये न्यू फाइंडिंग्स के आधार पर ये जो पुरानी वाली जो धारणा थी वो बिल्कुल ही गलत थी। कोई एक ऐसी उदाहरण? जैसे आर्यन थ्योरी की आप बात कर रहे हैं, इसको तो पूरी तरह से अब नकार दिया गया है और इंडियन स्कॉलर्स ने भी ये स्वीकार किया है। तो इसको तो निश्चित रूप से चेंज करने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरा, जो एक लीनियर पैटर्न है ये समझने के लिए कि पहले अर्बन सेटलमेंट हमारे यहाँ था, हड़प्पन्स थे, फिर डिक्लाइन हो गया, फिर डिक्लाइन के बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ। तो ये जो बीच का पीरियड है, जिसको हम 1800-1900 BC से लेके और 700-800 BC के बीच का, जिसको हम डार्क एज जैसा ट्रीट करते हैं, उसको रीराइट करने की ज़रूरत है। उसको जब तक हम रीराइट नहीं करेंगे, तब तक इंडियन हिस्ट्री को यह हम समझ नहीं पाएंगे, इंडियन हिस्ट्री के डेवलपमेंट को हम समझ नहीं पाएंगे। अब बहुत छोटा सा उदाहरण आप देखें, जो चैरियट, अगर आप डिपिक्शन देखें, चाहे ये स्कल्पचर्स में, स्कल्पचर आर्ट में आपको सांची के उसमें दिखाई देता है या भरूच के उसमें दिखाई देता है, तो उसी तरह के चैरियट हैं जो चैरियट सनौली में मिला है। तो 2000 से लेके और 300 और 200 BC तक उसके सिर्फ डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं कि व्हील में डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया, और ये डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वही डेवलप हो रहा है। क्यों? अगर ये बीच में एकदम ख़त्म हो गया, हमारा कल्चर डार्क एज में चला गया, तो वो डेवलपमेंट एज इट इज़ कैसे दिखाई दे सकता है? तो एक जो नैरेटिव बन गया हमारे बीच में, उसको रीराइट करने की ज़रूरत है, और नए रिसर्चेस के आधार पे और जो लिटरेचर में जो कुछ है उसमें क्या डिसकंटिन्यूटी है? नहीं, क्योंकि जो वेद लिखे गए उसके फिर मीमांसास भी लिखे गए, उसके बाद आपको पुराण भी आ गए, ब्राह्मण ग्रंथ भी आ गए। एक कंटिन्यूटी है, एक कंटिन्यूटी है किसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, उसको हम ग्रंथ कैसे हो सकते हैं? तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवाल को हम लोग को समझने की ज़रूरत है। पर जो लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि चाहे वो आर्कियोलॉजिस्ट हों, चाहे वो हिस्टोरियंस हों, ये सब, अब ऑब्वियसली पॉलिटिक्स आ गया, वो कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, ग्रांट्स वगैरह आर्कियोलॉजी के लिए
ऐसे ही दिए जा रहे हैं जिनके फाइंडिंग्स जो हैं वो प्रूव करें दैट इंडिया वाज डिफरेंट एज कंपेयर टू व्हाट द हिस्टोरिकल एविडेंस इज? आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है? आर्कियोलॉजिस्ट फाइंडिंग बेस्ड है। उसमें कहीं भी एग्जेजरेशन नहीं होता है, क्योंकि जो कुछ हमें मिलता है, अगर ये ग्लास के रिमेन्स है तो हम ग्लास के रिमेन्स ही कह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये कुछ और है या एलियंस वो है। पूरी आर्कियोलॉजी जो है वो मटेरियल कल्चर पे बेस्ड है। जब तक कोई एविडेंस नहीं होगा, कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट कुछ नई चीज़ें नहीं कह सकता है। ये पूरी तरह से एविडेंस बेस्ड है। इसमें कोई कंटेमिनेशन ज़्यादा नहीं की जा सकती है, उसका स्कोप नहीं है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा ग्लास का, सपोज यू फाइंड अ ग्लास, अगर आप उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ये इंडिजिनस ग्लास मेकिंग थी हमारे पास, वेयरएज इट कुड बी कि मेगास्थनीज लेके आया था। हाँ, अब देखिए उसके लिए क्या होता है, जब हम इंटरप्रिटेशन किसी चीज़ का करते हैं तो वो एविडेंस बेस्ड होता है। अब इस ग्लास का अगर हम साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे तो इसमें जो मिनरल्स फ्यूज़ हुए हैं वो मिनरल्स क्या इंडिजिनस मिनरल्स हैं या बाहर के वो हैं। क्योंकि अब ग्लास कैसे बनता है, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो क्वायरी साइट है जहाँ से वो मटेरियल निकाला गया है, उसको प्रोसेस किया गया है, उसमें जो मिनरोलॉजी है वो कहाँ की है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। सपोज़ कोई स्कल्पचर मिला तो हम उसको अगर हम स्टाइलिस्टिकली अगर हम ये मान भी लें कि ये बाहर की बनी हुई है, लेकिन आप अगर उसके मटेरियल को देखेंगे तो उसकी क्वायरी को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या वो किस अरावली रेंज से आया है या और किसी रेंज से आया है। तो उसका, क्योंकि वो मिनरल्स तो आप नहीं चेंज कर सकते ना, तो वो फिजिकल चीज़ें तो उसमें इनबिल्ट है। तो इसलिए उसमें ये स्कोप नहीं है कि आप उसको फॉल्सिफाई कर सकें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं और ये सोचते हैं कि हम आर्कियोलॉजिस्ट मैनिपुलेशन कर रहा होगा। ये इसलिए ऐसा हुआ जब चैरियट मिला तो चैरियट हमारी पूरी टीम थी एक्सकवेशन में, और फॉर्चुनेटली मैं जो मेरी बेटर हाफ हैं, सी इज़ ऑल्सो आर्कियोलॉजिस्ट और अभी डायरेक्टर हैं यहाँ। तो हमने जितना काम किया है उसमें उनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ काम करती रही हैं साइट पे। तो हम लोगों ने मिल के और ये डिसाइड किया, हम दोनों ने, उनका नाम है डॉक्टर अरविंद मंजुल, और अरविंद और मैं, हम दोनों ने मिल के ये डिसाइड किया कि ये जो फिजिकल रिमेन्स है अगर इसको हम रीबरीड कर देते हैं। नॉर्मली एक्सकवेशन में ऐसा होता है कि हम उसको ढक के फिर दोबारा मिट्टी डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हम लिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आर्किटेक्चर है, आप कैसे लिफ्ट करोगे? आप डिकम्पोज मटेरियल, आप उसको लिफ्ट कैसे करोगे? वो एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ किया और हम दोनों ने मिलके एक ये डिसाइड किया कि ये हम एक्सपेरिमेंट करें कि ये चीज़ें डिकम्पोज है तो इसको कैसे कट करके हम लिफ्ट कर सकते हैं। इट्स अ चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज। मतलब वर्टिकली काटना पड़ेगा। हाँ, आपको, आप जैसे ये टेबल मिला, हाँ, आपको टेबल पूरा गल चुका है, इसमें पूरा मिट्टी है चारों तरफ। अगर हम इस टेबल को लिफ्ट करना है तो इतना बड़ा मिट्टी का चंक हमको कट करना पड़ेगा और फिर इसको लिफ्ट करना पड़ेगा। इट्स अ चैलेंज फॉर एनी ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट कि ऐसे फ्रिजाइल मटेरियल को आप कट करके आपको म्यूज़ियम में डिस्प्ले करना है या कहीं और डिस्प्ले करना है। फर्स्ट टाइम इन इंडियन आर्कियोलॉजी और इवन इन द वर्ल्ड आर्कियोलॉजी इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हमने वहाँ सनौली में। और इस एक्सपेरिमेंट में जो चैरियट का पूरा रिमेन्स था उसको हमने एज इट इज़ कट करके, प्रिजर्व करके और उसके बाद उसको लिफ्ट किया। तो ये एक्सपेरिमेंट अपने आप में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट था, जो इसलिए मैं कहता हूँ कि सनौली एक्सकवेशन सिर्फ एक्सकवेशन और फाइंडिंग के लिए नहीं जाना जाएगा। सनौली एक्सकवेशन अपने साइंटिफिक रिगर के लिए और जो प्रिजर्वेशन है और जो लिफ्टिंग है उसके रिगर के लिए जाना जाएगा वर्ल्ड आर्कियोलॉजी में कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ हुआ था। यही कारण है कि दरहम यूनिवर्सिटी से रॉबिन कनिंघम और रिनॉन्ड आर्कियोलॉजिस्ट है, उनकी पूरी टीम ये देखने आई थी कि आपने इसको लिफ्ट कैसे किया। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे साथ कि इसको, और ये पूरा सपोर्ट लोकल लोगों का था,
हमारी पूरी टीम की थी। और मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि डॉक्टर अरविंद जो मेरी बेटर हाफ है, उनका पूरा सपोर्ट था कि किस तरह से हम दोनों ने बैठ के पूरी प्लानिंग की थी कि इसको किस तरह से लिफ्ट किया जाए। मेरा बेटा अभी उसको आर्कियोलॉजी का पागलपन है क्योंकि जब हम आदि बद्री एक्सकवेशन कर रहे थे तो वो 1 साल का था और हम उसको कंधे पे लेके जाते थे एक्सकवेशन के लिए, और वो भी वहीं पॉटरी चुन के लाता था। बोलना नहीं जानता था लेकिन पॉटरी दिखाता था, क्योंकि वो देखता था हम दोनों को, वो भी एक्सकवेट कर रही थी, हम भी एक्सकवेट कर रहे थे, हम दोनों को देखता था कि पापा मम्मी ये उठाते हैं तो वो भी उठा के लाता था हमारे पास। उस समय से आज तक वो हर एक्सकवेशन में पार्टिसिपेट करता है। कई लोग क्या उम्र है? अभी तो बीडीएस कर रहा है वो, डेंटल और डेंटल आर्कियोलॉजी करने का उसको अभी पैशन आया है। बड़ी और बहुत ही स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट होता है ना, हाँ। कि आप क्यों आर्कियोलॉजी में जाते हैं। मतलब जब बड़े होते हैं कोई पायलट बनना चाहता है, कोई डेंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, लेकिन कुछ ही लोग होंगे जो आर्कियोलॉजी की तरफ उनका झुकाव होगा। बिल्कुल। इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ बिल्डिंग यू विल गो इन फॉर आर्किटेक्चर। आर्कियोलॉजी जो है वो बहुत ही आपको कैसे सूझा कि मैं आर्कियोलॉजी में जाऊं? 2 चीज़ें हैं, क्योंकि अगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखा, आई एम एन आर्टिस्ट ऑल्सो, आई एम अ पेंटर, प्रोफेशनल पेंटर, और कुछ पोएट्री भी कर लेता हूँ, पेंटिंग भी कर लेता हूँ, और आर्कियोलॉजी में आने के पहले फैशन डिज़ाइनिंग और इसमें भी काफ़ी आजमाया है हाथ। तो मेरे फादर भी आर्टिस्ट हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब मैं आर्कियोलॉजी, क्योंकि वो म्यूज़ियम में पोस्टेड थे और उन्होंने हिस्टोरिकल उस पे, खासकर महाभारत पे, रामायण पे और इस पे बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी जो आज वहाँ म्यूज़ियम में डिस्प्ले है। स्टेट म्यूज़ियम दरभंगा बिहार में डिस्प्ले में अभी है वहाँ। तो बचपन से मैथोलॉजी के प्रति, और जो धीरे धीरे इनबिल्ट हुआ, और म्यूज़ियम में रहने के कारण वहाँ के स्कल्पचर, आर्टिफैक्ट्स वो बचपन से देखते आए थे। और पेंटिंग और आर्ट का बैकग्राउंड फादर से मिला। और जब मैं दिल्ली आया तो बड़ी अजीब सी रोचक कहानी है। मैं आया था दिल्ली एक्चुअल अपने पेंटिंग को परस्यू करने के लिए। उस समय एग्जीबिशंस लगाने का हमारा प्लान था कि दिल्ली में आके हम एग्जीबिशन करेंगे, क्योंकि पेंटिंग में मुझे स्कॉलरशिप भी मिलता रहा, नेशनल स्कॉलरशिप, और पेंटिंग के लिए मुझे 2 बार अवार्ड मिला प्रेसिडेंट के हाथों से भी। तो हम पेंटिंग के लिए एक्चुअल दिल्ली आए थे, लेकिन भारत का अतीत जो है वो आपके माइंड में था। हाँ? और फिर नेशनल म्यूज़ियम में मैंने म्यूजियोलॉजी ज्वाइन किया, और 6 महीने बाद ही इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में मेरा सिलेक्शन हो गया, और वहाँ से मैं आर्कियोलॉजी में आ गया। आर्कियोलॉजी का पहला एक्सकवेशन धौलावीरा हमने किया, और धौलावीरा में, गुजरात में, हाँ गुजरात में, डॉक्टर RS बिस्ट, रिनॉन्ड आर्कियोलॉजिस्ट के अंडर में मेरी ट्रेनिंग हुई। और वहाँ मैंने पहली बार एक हड़प्पन फैक्ट्री साइट डिस्कवर किया, जो इतने सालों से बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ काम कर रहे थे, उनको नहीं दिखा था, और मैंने उसको डिस्कवर किया। वो धौलावीरा से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहीं से धौलावीरा के आर्किटेक्चरल मेंबर्स बन के आते थे। जैसे आप जा रहे हैं, जस्ट हाइपोथेटिकली, आपको कैसे पता लगता है कि हाँ इसके नीचे, इस माउंड के नीचे या इस बस स्टॉप के नीचे कोई रिमेन्स मिलेगा? कैसे आप साइट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नॉर्मली जो पॉटरी जो है एबेंडेंस उसमें मिलता है हमें। आप किसी भी साइट पे, गांव में, खेतों में उसमें जाएंगे तो जहाँ पॉटरी दिखाई देती है, पॉटरी एक आइडेंटिकल चीज़ें हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि ये इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की पॉटरी है। जैसे साउथ में अगर आप देखें तो कई जगह होते हैं जो कुएं में एक कोई आइडल मिल जाता है और उसकी डेटिंग होती है तो पता लगता है कि वो हज़ारों साल पुराना है। कुएं के तरफ आसपास जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो डेटेड होती हैं, या प्री डेटेड जैसे आप कहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि कई बार स्कल्पचर मिल जाए, कई बार और अदर आर्टिफैक्ट्स, यानी ह्यूमन पास्ट या ह्यूमन उससे रिलेटेड जो कुछ हम काम करते हैं उसके रिमेन्स से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ें मिलती हैं, स्टाइलिस्टिकली हम उसको समझ लेते हैं। तो क्या करना चाहिए अगर किसी को कोई सिक्का मिल गया कि कोई आइडल मिल गया, वो
किसके पास जाए वो लेके, क्योंकि अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स तो होते हैं ना जो उसको बेच के आगे, तो हाउ डज वन गो, किसके पास जाना चाहिए? अगर किसी को अपने घर आसपास कुछ मिल जाए तो किसके पास जाना चाहिए फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन? ऑर्डिनरी सिटीजन हमेशा ये देखना चाहिए कि ये हमारा अतीत है, जो चीज़ें मिल रही हैं वो हमारा अतीत है, और ये एक हमारे लिए प्राइड हो सकता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक लंबी चेन है पूरे हिंदुस्तान में। उसके साथ साथ स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ में इसकी पढ़ाई होती है। तो वेबसाइट पे जाके वो आइडेंटिफाई करें और उन्हें फ़ोन करें कि कोई चीज़ मिली है उनके खेत में, उनके घर के आसपास या कुछ, बिल्कुल। और वो आके आपके पास ले आए, वो आके उसको डेट करेंगे। जैसे सनौली की डिस्कवरी भी तो ऐसे ही हुई। कैसे हुई? सनौली में पहले गांव वाले को कुछ पॉटरी मिली और वो पेपर में छपा, और उन्होंने एएसआई से कांटेक्ट किया और एएसआई ने वहाँ जाके एक्सप्लोर किया, उसकी पोटेंशियलिटी को समझा। और राखीगढ़ी? और राखीगढ़ी भी ऐसे ही हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट और वो अपने विजिट पे कई लोग गए, उन्होंने कुछ रिपोर्ट किया कि यहाँ पॉटरी और यहाँ माउंट दिख रहे हैं। फिर आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ गए और देखा। कई बार हम लोग विलेज टू विलेज सर्वे करते हैं, हर विलेज में जाके वहाँ के खेतों में वहाँ किस तरह के माउंट हैं या नहीं है उसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके आधार पे ये समझते हैं कि इस साइट पे एक्सकवेट करना चाहिए या अभी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में तो हमारे पास आपको पता है कि हर जगह आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, हमारी हिस्ट्री है। तो उसको हर जगह तो एक्सकवेट इज इट अ फुलफिलिंग प्रोफेशन? अगर कोई हमारे सुनने वालों में से अगर कोई यूथ अगर आर्कियोलॉजी की तरफ उसका झुकाव है, क्या ये इज इट अ फुलफिलिंग प्रोफेशन? ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं, कई एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी करके यूनिवर्सिटी में, कई यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है। लेकिन जो हाईएस्ट बॉडी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें एक पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है, जो स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी हुआ करता था आज से करीब 70 साल पहले। बाद में वो अपग्रेड होकर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी बना और अब वो पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से ग्रेटर नोएडा में है। उसमें लगभग 8-9 सालों से मैं उसका स्टूडेंट तो था ही, लेकिन उसका डायरेक्टर भी रहा हूँ, और एज ए जॉइंट डायरेक्टर भी हमने बच्चों को ट्रेनिंग दी है पूरे इंडिया में। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जो लोग पैशनेट है, जिनको आर्कियोलॉजी करनी है, उसके लिए वो उनके अंदर जो पागलपन है तभी वो कर पाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जो पैसों के लिहाज से ग्लैमरस नहीं है, लेकिन आपके डिस्कवरीज और हिस्ट्री, ह्यूमन पास्ट, अपने पास्ट को जानने के लिए ये बहुत और रेस्टोरेशन भी एक काम होता है। बिल्कुल, इसके मल्टी डायमेंशंस हैं, चाहे वो हेरिटेज मैनेजमेंट हो, कंजर्वेशन हो, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हो, जैसे ये मल्टी डायमेंशंस हैं जो हम आर्कियोलॉजी में सिखाते हैं स्टूडेंट को। इवन म्यूजियोलॉजी है, न्यूमिस्मेटिक एंड एपिग्राफी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब तो नए टेक्निक्स और नई टेक्नोलॉजी हैं, चाहे आप रिमोट सेंसिंग हो या एरियल आर्कियोलॉजी हो, आर्कियोलॉजिकल साइंसेज हों, इन सब अलग अलग विधाओं को लेकर काम करने का बहुत स्कोप है। और हमारे यहाँ अब ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। पहले आर्कियोलॉजी लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब जैसे जैसे ये सोशल मीडिया, और मुझे भी पढ़ना पड़ा कि क्या क्या है, और देन आई रियलाइज कि इतना स्कोप है इसमें। एनीवे, थैंक यू संजय जी, आप आए तो पता लगा कि आर्कियोलॉजी जो है वो सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, इट इज़ अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑल्सो, इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन बोथ। तो जो यंग लिसनर्स एंड व्यूअर्स हैं, उनकी जानकारी के लिए आपने बहुत कुछ हमें समझाया, तो धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। It's a really pleasure for me to talk to you. Thank you. Thank you very much. Thank you for watching or liking this episode of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.